In this video, we are going to see unit number 6 of our theory of computation, that is computability and complexity matrix. इसके अंदर हम जो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल, नॉन सॉल्वेबल, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऊपर से उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे एल्गोरिदम्स जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिदम, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो नोट्स है वो तुम्हें 1-2 दिन के अंदर ही अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। सो लेट्स गो विद दैट। थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट टीओसी यूनिट नंबर 6, दैट इज कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ठीक है, तो कंप्यूटेबिलिटी मतलब क्या? देखो, हमें एक प्रॉब्लम मिलेगा, उस प्रॉब्लम के लिए हमें एक टर्निंग मशीन मिलेगी। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ठीक है, तो उसके लिए एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट करेगा। और अगर वो नॉट सॉल्व रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्गोरिदम नॉट एग्जिस्ट रहेगा। ठीक है, तो यही चेक करना है कि किसी गिवन प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये चेक करने को हम कहते हैं कंप्यूटेबिलिटी। कंप्यूटेबिलिटी स्टडीज प्रॉब्लम कैन और कैन नॉट सॉल्व बाय एनी एल्गोरिदम, यानी कि किसी भी एल्गोरिदम का यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं, उसको हम कहते हैं कंप्यूटेबिलिटी। उसको सॉल्व कौन करता है? बाय यूजिंग टर्निंग मशीन, ऑब्वियसली बात है। और कंप्यूटेबिलिटी इफ टीएम सॉल्व प्रॉब्लम, और देखो अगर टीएम सॉल्व कर दिया उसको तो उसको हम कहेंगे कंप्यूटेबल। ठीक है, अगर उस प्रॉब्लम को स्टर्निंग मशीन ने सॉल्व कर दिया तो वो कंप्यूटेबल। मतलब देखो, एक प्रॉब्लम रहेगा, उसके लिए एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो चेक करने को हम कहते हैं कंप्यूटेबिलिटी। अगर एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है तो टर्निंग मशीन के यूज से उसको हम यूज करेंगे, और अगर उसने वो सॉल्व कर दिया तो वो कंप्यूटेबल रहेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, ये होता है तुम्हारा कंप्यूटेबिलिटी। अब उसके अंदर हम शुरुआत करते हैं आगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम ये क्या करता है? तुम्हारे कंप्यूटेशन की लिमिट कितनी है उसको फाइंड करेगा। मतलब वो हम आगे देखेंगे कि कोई भी कंप्यूटेशन है उसकी कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी है ना, कुछ ना कुछ लिमिट होगी। तो उस लिमिट को चेक करने का काम तुम्हारा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम के दो तीन क्लासिफिकेशन किए गए और उस क्लासिफिकेशन के ऊपर से उसके टाइप्स किए गए हैं। तो पहला उसका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन वेदर एल्गोरिदम और टर्निंग मशीन एग्जिस्ट व्हिच कैन सॉल्व फॉर ऑल इनपुट। मतलब ऐसा हम मानने वाले हैं या फिर हम चेक करने वाले हैं कि एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए कोई जो टर्निंग मशीन है या फिर टर्निंग मशीन है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उसके बेसिस पे हमें ये दो टाइप मिलेंगे। मतलब बेस्ड ऑन वेदर एल्गोरिदम और टर्निंग मशीन एग्जिस्ट विच सॉल्व प्रॉब्लम और नॉट। मतलब टर्निंग मशीन और एल्गोरिदम एग्जिस्ट करती नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके बेसिस पे हमें दो टाइप्स मिलता है। फर्स्ट होता है सॉल्वेबल और दूसरा होता है नॉन सॉल्वेबल। अब सॉल्वेबल मतलब क्या? देखो, सॉल्वेबल को हम कंप्यूटेबल बोलते हैं, डिसाइडेबल बोलते हैं। अब लेट्स से तुम्हारे पास एक लैंग्वेज है L इक्वल टू ए बी ए बी। अब इस लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए एक टर्निंग मशीन एग्जिस्ट करती है, टीएम एग्जिस्ट, और उसके साथ जो तुम्हारा अल्गो है वो भी एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट है। तो उसको हम कहेंगे सॉल्वेबल। सॉल्वेबल मतलब एग्जिस्ट एल्गोरिदम और टर्निंग मशीन जो क्या करेगा, तुम्हारे लिए एक करेक्ट आंसर को प्रोड्यूस करेगा, आइदर एस और नो। उसके बाद फॉर एवरी वैलिड इनपुट, मतलब इसके लिए जो भी ये जो सारे इनपुट्स है, हर वैलिड इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आंसर वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ऑलवेज हॉल्ड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स, यानी कि नंबर ऑफ लूप्स होने के बाद वो हॉल्ट करेगा, यानी कि आइदर मूवमेंट करेगा या फिर स्टॉप हो जाएगा। दैट इज योर सॉल्वेबल प्रॉब्लम। अब इसके फीचर्स वही है कि इसके लिए एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट करेगा, टर्निंग मशीन एग्जिस्ट करेगी, गारंटी टर्मिनेशन। देखो मैंने क्या बोला, ऑलवेज हॉल्ट्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स, हॉल्ट करेगा आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स, दैट्स मीन वो कभी ना कभी टर्मिनेट करेगा, इनफाइनाइटली वो लूप में नहीं चलेगा। सो दैट इज व्हाट। उसके बाद डिफाइनाइट आउटपुट, मैंने क्या बोला, प्रोड्यूसेस करेक्ट आंसर, तो वही करेगा, आउटपुट डिफाइनाइट करेगा। एक डिफाइनाइट आउटपुट हो देगा आइदर एस के फॉर्म में या फिर नो के फॉर्म में। उसके बाद कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल क्या है? लेट्स से हमने प्राइम नंबर्स ले लिए 1000 से बीच के 2000 के, और हमें उसकी एडिशन करनी है। प्राइम नंबर्स की 1000 से 2000 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी एडिशन करनी है। क्या ये कंप्यूट हो सकता है? हाँ, ऑब्वियसली कंप्यूट हो सकता है, बहुत इजीली कंप्यूट हो सकता है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, सॉल्वेबल प्रॉब्लम हो गया। अब हम अपन बढ़ते हैं नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम के बारे में। नॉन सॉल्वेबल मतलब क्या? नॉट कंप्यूटेबल या फिर अनडिसाइडेबल। ठीक है, अब इसका ही ऑपोजिट रहेगा। जैसे सॉल्वेबल में एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता था जो कि करेक्ट आंसर देगा, हर इनपुट के लिए हॉल्ट करेगा, वैसे नॉन सॉल्वेबल में नहीं होता। नॉन सॉल्वेबल में कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई टर्निंग मशीन एग्जिस्ट नहीं करती जो कि करेक्ट आंसर दे, ऑलवेज हॉल्ट करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नो एल्गोरिदम एग्जिस्ट, नो टर्निंग मशीन एग्जिस्ट। इसका ही ऑपोजिट लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नो टीएम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इवन वी प्रोवाइड अनलिमिटेड मेमोरी और टाइम। अगर उस प्रॉब्लम को हमने बहुत सारा टाइम भी दे दिया, हजारों की टीम भी लगा दी उसके ऊपर, तो भी वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको हम कहते हैं नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उसकी फीचर्स नॉन सॉल्वेबल की क्या, वही उसके ऑपोजिट, सॉल्वेबल के ऑपोजिट। नो एल्गोरिदम फॉर आईपीस। ठीक है, मतलब कोई एल्गोरिदम नहीं रहेगा इनपुट्स के लिए। उसके बाद इनफाइनाइट लूप, वहां पे क्या था, टर्मिनेट हो जाता है, गारंटेड टर्मिनेटेड। यहाँ पे इनफाइनाइटली लूप चलता रहेगा। कभी कभी ये क्या होता है, रिकर्सिविटी इनएमरेबल, मतलब सेमी डिसाइडेबल, मतलब कभी कभी वो हाफली क्या हो सकते हैं, सॉल्व भी हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। प्रूविंग यूजिंग डायगोनलाइजेशन और रिड्यूसिबिलिटी टेक्निक यूज, ये उसकी टेक्निक यूज है जिसके थ्रू इसको हम क्या करते हैं, प्रूवन करते हैं। उसके बाद एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, लेट्स से तुम्हारे पास ये इक्वेशन है a raised to n plus b raised to n equal to c raised to n where n is greater than 2। ये इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होती, ये इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होती। तुम करके देखो, ट्राई करके देखो, ये कभी सॉल्व नहीं होती, जिसके लिए हमें a b c का आंसर चाहिए, जो कभी सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या होगा, एक नॉन डिसाइडेबल प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम हो जाएगा। अब CFG के अंदर भी नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम होते हैं, उसके बारे में भी याद रखना है। वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स इन द CFG। तो फर्स्ट होता है वेदर जनरेट्स ऑल स्ट्रिंग। क्या CFG सारी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर पाता है? तो ऑब्वियसली नहीं कर पाता, और वो हम डिसाइड भी नहीं कर सकते या फिर डिफाइन भी नहीं कर सकते। इसलिए वेदर ऑल जनरेट्स ऑल स्ट्रिंग नहीं। वेदर टू CGFs आर इक्वल, अगर हम एक CFG कितना स्ट्रिंग जनरेट करा है वही नहीं फाइंड कर पा रहे, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे कि दो इक्वल है कि नहीं? तो वो होगा ही नहीं। ऑब्वियसली एम्बिग्यूटी भी नहीं फाइंड कर पाए, क्योंकि हमने पहले ही वो कितनी स्ट्रिंग जनरेट करा है वो वही नहीं फाइंड कर पा रहे, तो आगे की चीजें तो ऑब्वियसली फाइंड ही नहीं होगी। सो दैट इज योर नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम इन द CFG या फिर CGF। उसके बाद बेस्ड ऑन वेदर, मतलब अभी अपन सेकंड क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएंगे। पहले हमने क्लासिफिकेशन लिखा, उसके ऊपर से हमें दो टाइप मिले, सॉल्वेबल एंड नॉन सॉल्वेबल।
अब हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर जाएंगे। बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन वेदर दे कैन बी सॉल्व्ड बाय एल्गोरिथम, यानी कि ऐसा कोई प्रॉब्लम जो किसी एल्गोरिथम से सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, वो हमें चेक करना है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो किसी एल्गोरिथम से सॉल्व होगा कि नहीं। मतलब कभी कभी क्या होता है, आधा अधूरा तो सॉल्व हो ही सकता है, तो वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो व्हाट कंप्यूटर कैन डू एंड कैन नॉट, वही हमें चेक करना है कि कंप्यूटर क्या सब कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके बारे में पहला उसका होता है डिसाइडेबल और दूसरा होता है नॉन डिसाइडेबल। इसके डिसाइडेबल में और इस डिसाइडेबल में कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग अलग है। ठीक है, डिसाइडेबल मतलब मीनिंग एक ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसको हम कहेंगे रिकर्सिव। ठीक है, रिकर्सिव कहेंगे। टर्निंग मशीन एग्जिस्ट, यहाँ पे भी टर्निंग मशीन और एल्गोरिथम एग्जिस्ट करेगा जो कि एक्सेप्ट एवरी इनपुट बिलोंग्स टू लैंग्वेज। मतलब देखो यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा था पता है, ऊपर क्या हो रहा था, वो लैंग्वेज की हर ऊपर वो क्या कर रहा था, सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा था। वो जो तुम्हारी टर्निंग मशीन थी ना, वो सारी स्ट्रिंग की एक्सेप्ट कर रही थी सॉल्वेबल के अंदर। बट डिसाइडेबल के अंदर क्या होता है, डिसाइडेबल के अंदर लेट्स से ये तुम्हारी लैंग्वेज है L इक्वल टू A B B A, ये तुम्हारी लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के बाहर की कोई स्ट्रिंग है B B। ठीक है, तो जब तुम्हारी टर्निंग मशीन के अंदर ये जो इनपुट्स है इसके अंदर की A गया B गया या फिर B गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ये B B स्ट्रिंग इसके अंदर चली गई तो वो क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। उसी को हम कहते हैं डिसाइडेबल। मतलब डिसाइडेबल के अंदर क्या होगा, टर्निंग मशीन एग्जिस्ट करेगी जो क्या करेगी, हर इनपुट को एक्सेप्ट करेगी जो कि लैंग्वेज से बिलोंग है और हर इनपुट को रिजेक्ट भी कर देगी जो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता। ये मतलब नॉट बिलोंगिंग। ठीक है, ऑलवेज होल्ड ऑन ऑल इनपुट्स, वो हमेशा होल्ड भी करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर फीचर्स क्या है, एल्गोरिथम एग्जिस्ट, इसके लिए भी एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। गारंटेड टर्मिनेशन, नो इनफाइनाइट लूप जो ऊपर वाले थे वही, उसके बाद डिफाइंड एज नो आंसर, मतलब हमें आंसर मिलेगा उसके बाद, और कंप्यूटेबिलिटी फिजिबल, यानी कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी नीड क्या है, तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉब्लम फॉर विच एल्गोरिथम एग्जिस्ट, मतलब किस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो। उसके बाद जो भी आजकल के सॉफ्टवेयर चलते हैं उसका डिजाइन इसी मेथड से किया जाता है, इसी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स के ऊपर किया जाता है, और ये सीएनएस नेटवर्किंग के अंदर भी थोड़ा सा मदद करता है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ, इसके एग्जांपल ये है। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या है, प्राइम नंबर चेक। अगर हमें प्राइम नंबर चेक करेंगे तो हम पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। अगर हमें इवन ऑड चेक करना है तो हम सिंपल अरिथमेटिक टेस्ट भी कर सकते हैं ना, इवन ऑड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मेंबरशिप प्रॉब्लम्स, अगर हमें डिफाइन करना है कि जो डीएफए यानी तुम्हारा डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है वो किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये चेक करना है तो हम भी टर्निंग मशीन के थ्रू वो चेक कर सकते हैं। अगर सीएफएल चेक करना है कि जो सीजीएफ है और डब्ल्यू है वो उससे बिलोंग करता है कि नहीं, तो उसके लिए भी सीवाई के एल्गोरिथम प्रेजेंट है। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, टर्निंग मशीन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट वही लैंग्वेज के स्ट्रिंग से इनपुट एक्सेप्ट किए जाएंगे जो कि लैंग्वेज से प्रेजेंट होते हैं। अब ये नोट भी याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट है। देखो जो तुम्हारी डिसाइडेबल लैंग्वेज रहेगी, डिसाइडेबल लैंग्वेज रहेगी, वो सबसेट होती है तुम्हारे रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज की। ठीक है, तो ये याद रखना कि डिसाइडेबल क्या होती है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज की तुम्हारे सबसेट होती है, ये भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मुद्दे की अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट, कोई नहीं, नो एल्गोरिथम एग्जिस्ट व्हिच कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स फॉर एंड गिव्स नो करेक्ट आंसर फॉर एवरी इनपुट, नो हॉल्ट ऑन ऑल प्रॉब्लम्स। बट वो जो है वो इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा, सिर्फ ऑपोजिट करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑपोजिट। अनडिसाइडेबल के ऑपोजिट डिसाइडेबल। मेनी आर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, मतलब कभी कभी वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल भी हो सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंट थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन लिमिट्स, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन पे ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर जो कंप्यूटेशन है वो चलता ही जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अनडिसाइडेबल नॉट आरई और आरई, ये हाल्टिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जो हम आगे बढ़ेंगे। हाल्टिंग प्रॉब्लम को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तब तुम्हें ये समझ में आएगा, सिर्फ ऐसे पढ़ के नहीं होगा। तो हम सीधे ऊपर यहाँ पे जब जाएंगे हाल्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर तब हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल वैलिड स्ट्रिंग्स, यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर सकता हर वैलिड स्ट्रिंग को, सर्टेन डायगोनल लैंग्वेजेस में ही ये एक्सेप्ट किया जाता है। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, हाल्टिंग प्रॉब्लम के बारे में हम आगे बढ़ने वाले, बट इतना यहाँ पे चलो, इतना यहाँ पे याद रखो कि मशीन एम इनपुट डब्ल्यू, अगर हमारे पास एम मशीन है, इनपुट डब्ल्यू स्ट्रिंग है, तो अगर एम हाल्ट करेगा तो वो अनडिसाइडेबल रहेगा बाय कॉन्ट्रडिक्शन। उसका एक पूरा प्रूफ है, वो हम आगे पढ़ेंगे, नो जनरल एल्गोरिथम। और पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर भी यहाँ पे देख लो कि अगर हमें 2 स्ट्रिंग्स की लिस्ट मिल गई, फाइंड मैच इंडेक्स सीक्वेंस, यानी कि उन दोनों के बीच में जो मैचिंग इंडेक्स है वो फाइंड करना है। जनरल केस अनडिसाइडेबल, यानी कि ये जनरल केस के अंदर क्या होता है, अनडिसाइडेबल होता है, वो भी हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे वो बहुत कम समय में नहीं हो सकता। ठीक है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम फॉर सीएफजी, मतलब देखो जो सीएफजी होता है उसके अंदर भी हमें एम्बिगियस है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है, और वो भी कभी अनडिसाइडेबल हो जाता है। उसके बाद इक्विवेलेंस प्रॉब्लम, दो टर्निंग मशीन्स है, लेट्स M1 एंड M2, क्या M1 एंड M2 दोनों एक सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस प्रॉब्लम। ये भी अनडिसाइडेबल होता है, ये कभी डिसाइड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाल्टिंग प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हाल्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहता है कि ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा जो कोई भी एल्गोरिथम नहीं सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, मतलब देखो हाल्टिंग प्रॉब्लम का क्या कहना है कि ऐसा कोई ना कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता ही है जो कोई भी एल्गोरिथम सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, चाहे उसको कितनी भी टाइम दे दो, कितनी भी मेमोरी दे दो, कितनी भी टेक्नोलॉजी दे दो, वो सॉल्व होता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेट्स से अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम मून को अर्थ पे लेके आओ, तो ये प्रॉब्लम तो तुम उसको कितनी भी टाइम दो, मेमोरी दो, टेक्नोलॉजी दो, वो तो सॉल्व नहीं होगा। तो यही हाल्टिंग प्रॉब्लम कहता है कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिसको कोई भी एल्गोरिथम सॉल्व नहीं कर पाता, रिगार्डलेस तुम उसको कितनी भी टाइम दो, मेमोरी दो, टेक्नोलॉजी, नहीं, वो सॉल्व होगा ही नहीं। इसको 1936 में एलन टर्निंग में इस थ्योरम को लिखा था। ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल होता है ये कंप्यूटेबिलिटी के अंदर। फर्स्ट नॉन अनडिसाइडेबल जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो ये फर्स्ट अननोन, मतलब पहली बार जो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम था वही हाल्टिंग प्रॉब्लम था। ठीक है, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है वो देखो, गिवन टी एम मतलब टर्निंग मशीन, मतलब तुम्हें एक टर्निंग मशीन दी गई है, एम इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू और उसके बाद एक इनपुट स्ट्रिंग है डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो हाल्ट ऑन इनपुट स्ट्रिंग और रन फॉर एवर, मतलब हमें चेक क्या करना है, हमें क्या चेक करना है कि जो तुम्हारी टर्निंग मशीन है वो उस इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू के लिए हाल्ट करती रहेगी, मतलब हाल्ट हो जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी, या फिर हमेशा के लिए वो इनफाइनाइट लूप के अंदर रन होती जाएगी, वो हमें चेक करना है फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर। तो एच जो है तुम्हारा एच, तुम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, एच
इज इक्वल टू अंडर दैट एम मतलब तुम्हारी टर्निंग मशीन, उसके बाद डब्ल्यू मतलब तुम्हारी इनपुट स्ट्रिंग, एम हार्ट्स ऑन डब्ल्यू, ठीक है, एम हार्ट्स ऑन डब्ल्यू। ये तुम्हें चेक करना होता है हाल्टिंग प्रॉब्लम के अंदर। हाल्टिंग प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मतलब देखो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जिनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता। लेट्स से मैंने तुम्हें बोल दिया कि जो तुम्हारा न्यूक्लियर वेस्ट है उसको तुम क्या करो, डिस्पोज कर दो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना जिंदगी में, तो वो तो अनडिसाइड, लेट्स से वो नॉन सॉल्विंग प्रॉब्लम है, तो उसी को हम कहेंगे हाल्टिंग प्रॉब्लम, जो कभी सॉल्व नहीं होता। वो पहला नॉन डिसाइडेबल प्रॉब्लम था, तो उसकी डेफिनेशन अगर फॉर्मल डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है तो तुम ये लिख देना, एच इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट एम डब्ल्यू, एम हॉल्ट्स ऑन डब्ल्यू, डब्ल्यू इनपुट स्ट्रिंग है और एम क्या है तुम्हारा टर्निंग मशीन। अब देखो कंडीशन क्या रहेगी, अगर एम और डब्ल्यू बिलोंग्स टू एच, एच मतलब क्या है तुम्हारा हाल्टिंग प्रॉब्लम है, देन हॉल्ट, फिर मतलब क्या हो जाएगा हॉल्ट, और अगर वो एच से बिलोंग नहीं करता तो नॉट हॉल्ट यानी कि लूप। ये देखो ये तुम्हारी दो कंडीशंस रहेंगी, सॉरी ये तुम्हारी दो कंडीशंस रहेंगी कि इफ एम डब्ल्यू बिलोंग्स टू एच यानी कि हॉल्ट, और अगर एम डब्ल्यू इज नॉट यानी कि जो एम मतलब तुम्हारा वो मशीन और डब्ल्यू मतलब इनपुट स्ट्रिंग, अगर वो एच से बिलोंग नहीं करता तो नॉट हॉल्ट यानी कि लूपिंग में वो चलता रहेगा। डिसाइड इच एच इज डिसाइडेबल और नॉट, एच मतलब क्या प्रॉब्लम है, डिसाइड एच इज डिसाइडेबल और नॉट यानी कि ये एच डिसाइडेबल करना है कि ये डिसाइडेबल है कि अनडिसाइडेबल है, तो प्रूफ करना है हमें कि एच इज अनडिसाइडेबल। अभी हम उसका प्रूफ देखने वाले हैं, जो मैंने बोला था कि हाल्टिंग प्रॉब्लम का एक थ्योरम होता है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि एच इज अनडिसाइडेबल, ये हमें प्रूफ करना है। नो टर्निंग मशीन डिसाइड हाल्टिंग प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी टर्निंग मशीन नहीं है जो हाल्टिंग प्रॉब्लम को डिसाइड करेगी, ठीक है, ऐसी कोई भी टर्निंग मशीन नहीं है जो कि डिसाइड करेगी हाल्टिंग प्रॉब्लम को, ठीक है। अब देखो उसका अपन देखेंगे प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन टर्निंग्स आर्गुमेंट, ठीक है। टर्निंग्स आर्गुमेंट क्या था, देखो अभी स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, एक एच नाम का एक टर्निंग मशीन को अज्यूम करेंगे एच के लिए, मतलब एच जो हाल्टिंग प्रॉब्लम है उसके लिए एक टर्निंग मशीन को अज्यूम करेंगे जो फॉर एच एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एस एम हॉल्ट ऑन डब्ल्यू, यानी कि जो मशीन है वो हॉल्ट करेगी स्ट्रिंग डब्ल्यू के लिए, और अगर नो आया उसका आंसर, मतलब ये देखो हम पहले क्या कर रहे हैं, हमने एक एच प्रॉब्लम के लिए एक टर्निंग मशीन एम नाम की टर्निंग मशीन को हमने अज्यूम किया और उसको इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू दे दी। अगर जब वो प्रोसेस करेगा तब अगर उसका आंसर एस आया तो हम क्या करेंगे, एम हॉल्ट ऑन डब्ल्यू, यानी कि हम मान लेंगे कि एम ने हॉल्ट किया है डब्ल्यू के ऊपर, और अगर उसका आंसर नो आया इसका एच एम डब्ल्यू का, तो उसका मतलब है एम नॉट हॉल्ट ऑन डब्ल्यू, यानी कि एम इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू के लिए हॉल्ट नहीं किया, वो इनफाइनाइट लूप के अंदर चलता गया। ये हो गई तुम्हारी स्टेप 1। देखो एच ऑलवेज हॉल्ट, अब देखो इसको जब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो अब हमें समझ में आया कि एच ऑलवेज हॉल्ट्स, यानी कि एच क्या कर रहा है, हमेशा हॉल्ट कर रहा है, ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है, हमने क्या किया, अज्यूम किया, यानी कि एच ऑलवेज हॉल्ट्स। अब हमने क्या किया, दूसरे स्टेप के अंदर उस एच के ऑपोजिट एक डी नाम की टर्निंग मशीन निकाली, ठीक है, एच के ऑपोजिट एक हमने क्या की, डी नाम की दूसरी टर्निंग मशीन ली, ठीक है। अब देखो जब तुम इस डी नाम के टर्निंग मशीन के लिए फिर से कंसीडर करोगे एच एम एम, मतलब देखो इस एच एम एम में मतलब पहला एम किसका है, जो तुम्हारा पहला वाला अजम्पशन था, स्टेप 1 वाली जो तुम्हारी क्या थी टर्निंग मशीन थी उसका एम, और ये जो दूसरा एम है वो तुम्हारी डी यानी कि जो ऑपोजिट है एच के उसकी वाली एम की टर्निंग मशीन का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब देखो अगर उसका एस आंसर आया तो हमेशा लूप फॉर एवर, और अगर उसका आंसर नो आया तो क्या हो जाएगा, हॉल्ट। अगर उसका आंसर लूप एस आया तो लूप फॉर एवर, और अगर नहीं आया तो नो मतलब फॉल्ट। ये होगी स्टेप 1। देखो स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया था, एक टर्निंग मशीन ली थी एच, जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एच प्रॉब्लम के लिए हमने टर्निंग मशीन ली एम नाम की, उसके लिए इनपुट स्ट्रिंग ली डब्ल्यू। अगर उसका आंसर आया करेक्ट तो हम उसको बोलेंगे एस एम हॉल्ट ऑन डब्ल्यू हो जाएगा। अगर उसका आंसर नो आया तो एम नॉट हॉल्ट ऑन डब्ल्यू। अब हमने क्या किया, उसकी ऑपोजिट एक दूसरी टर्निंग मशीन ले ली जिसका नाम है डी। अब डी को हम एच के साथ पास करेंगे, डी का जो डिस्क्रिप्शन है और एच का जो डिस्क्रिप्शन है वो एक साथ ले लेंगे। उसके लिए अगर हमारा आंसर एस आया तो हमेशा के लिए लूप चलता रहेगा, और अगर उसका आंसर नो आया तो वो हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से रन ऑन डी इटसेल्फ, मतलब तुम्हें क्या करना है, डी को खुद के ऊपर ही रन करना है। ये हमने पीछे भी देखा था बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है। देखो जब हम डी को इटसेल्फ के ऊपर रन करेंगे, जब डी को हम क्या करेंगे खुद के ऊपर रन करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा एच डी डी एस डी शुड लूप, यानी कि उस वक्त भी क्या होगा, डी क्या होगा, लूप के अंदर घूम जाएगा। मतलब ऊपर हमने देखो क्या किया, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट न्यू टी एम डी विच बिहेव ऑपोजिट टू एच, यानी कि हमने क्या किया, डी को ऐसा क्रिएट किया कि जो एच के साथ ऑपोजिट काम करे, एच के साथ ही ऑपोजिट काम करे। बट अभी यहाँ पे ऑपोजिट विपोजिट कुछ नहीं हो रहा, डी खुद के साथ ही काम कर रहा है, एच के ऑपोजिट नहीं है, खुद से ही काम कर रहा है, ठीक है। ये तुम्हारी स्टेप 3 होगी। देखो अब जब तुम्हारी इफ एच डी डी इज इक्वल टू एस डी शुड लूप बट एच प्रेडिक्टेड हॉल्टिंग, मतलब देखो जब एच डी डी खुद के ऊपर लूपिंग करेगा, मतलब प्रोसेस करेगा, तब उसका आंसर जब एस आएगा तो डी शुड लूप, यानी कि डी क्या होना चाहिए, लूप होना चाहिए, बट एच प्रेडिक्टेड हॉल्टिंग, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हॉल्टिंग हो गई, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया स्टेप 2 के साथ। स्टेप 2 के साथ क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, एच एम एम एस आने पर लूप फॉर एवर था, इसलिए हमने यहाँ पे भी अजम किया कि डी फिर से लूप करेगा, बट नहीं, यहाँ पे लूप नहीं हुआ, यहाँ पे हॉल्टिंग हो गई, जिसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। फिर से अगर यहाँ पे हमें एच एम एम करने के बाद नो हॉल्ट आया था, और यहाँ पे भी हमने फिर हॉल्ट ही अजम किया, बट यहाँ पे हॉल्ट नहीं आया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे लूपिंग आ गई, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। दैट इज व्हाट कि केस 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, एच कैनॉट एग्जिस्ट, हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। मतलब देखो दो डिफरेंट केसेस के अंदर क्या हो रहा था, जो तुम्हारी एच है उसकी वैल्यू अलग आ रही थी। क्योंकि केस 1 के अंदर हमने क्या किया, देखो फिर से एक बार अच्छे से समझो। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया, एक एच प्रॉब्लम के लिए एक टर्निंग मशीन ले ली एम नाम की, जिसके ऊपर हमने डब्ल्यू नाम की इनपुट स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद अगर एस आया तो एम हॉल्ट ऑन डब्ल्यू, और अगर नो आया तो एम नॉट हॉल्ट ऑन डब्ल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर एच के लिए एक दूसरी एच की ऑपोजिट एक डी नाम का एक क्या करेंगे, एच के ऑपोजिट डी नाम का एक दूसरा
प्रॉब्लम ले लेंगे, उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, उस डी के लिए ऑपोजिट टू एच चीज़ें देंगे, ऑपोजिट टू एच। जब ऑपोजिट टू एच दोगे तब उस वक्त क्या होगा, जब तुम एच एम करोगे तो उसका आंसर एस आएगा, तब लूप आएगा, और जब उन दोनों को ऑपोजिट में प्रोसेस करोगे तो नो आएगा, तब हॉल्ट आएगा। तो स्टेप 3 के अंदर हमने क्या किया, हमने एच से कोई लेना देना नहीं लगा, डी को डी के लिए रन कर दिया, डी को डी के ऊपर ही रन कर दिया। तब ऐसे जब किया तब हमने क्या अज्यूम किया, ऊपर से देख के कि जब एच रेडी हो जाएगा तब डी शुड लूप करेगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया था, बट वैसे हुआ नहीं, यहाँ पे हॉल्टिंग हो गई, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो हो गया स्टेप 2 के साथ। फिर से हमने जब नो की जब आई तब भी हॉल्ट हो गया, हॉल्ट हम अज्यूम कर रहे थे बट हमें लूपिंग मिल गई, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो ये इंपॉसिबल हो गया, क्योंकि केस जो तुम्हारी स्टेप 2 थी उसके अंदर जो केसेस थी और स्टेप 1 है, स्टेप 3 है, उसके अंदर जो केसेस है वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ऐसा कोई एच एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हम कह देंगे इम्पॉसिबल, देयरफॉर एच कैनॉट एग्जिस्ट, यानी कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, as decider h is contradictory, it proves no general algorithm can determine whether the program halts loop forever, यानी कि ऐसा कोई algorithm नहीं रहेगा जो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो हॉल्ट कर सकता है या लूप कर सकता है। तो यही तुम्हारा अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है, कोई भी algorithm नहीं है जो तुम्हारे हॉल्ट को डिसाइड करेगा कि वो हॉल्ट हो रहा है या लूप हो रहा है। सो दैट इज योर सेकंड पार्ट, हॉल्टिंग प्रॉब्लम। अब इसकी नेसेसरी क्या है वो हम देखते हैं। ड्यू टू दिस मेनी रियल प्रॉब्लम रिड्यूस टू हॉल्टिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे जो रिड्यूस प्रॉब्लम होते हैं उसको हमने हॉल्टिंग प्रॉब्लम के अंदर रिड्यूस कर दिया। इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ रेफरेंस और डायग्नोसिस, ये सेल्फ रेफरेंस और डायग्नोसिस के ऊपर बेस्ड है। इट प्रूव्स देयर आर नो इनहेरिटेंस एल्गोरिथम लिमिट्स, यानी कि जो एल्गोरिथम होते हैं उनकी कोई इनहेरेंट लिमिट्स नहीं होती, इसलिए इसकी नेसेसिटी है, दैट इज योर हॉल्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया था, फिर से एक बार समझो, हमने पहले एक एज को अज्यूम किया। ठीक है, पहले क्या किया, एक एज को अज्यूम किया, उसके बाद उस एज को अज्यूम करने के बाद हमने उसका जब उसका रन किया तो एम हॉल्ट करेगा डब्ल्यू के ऊपर, और नो आया तो एम नॉट हॉल्ट करेगा डब्ल्यू के ऊपर। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, फिर से एक डी नाम की दूसरी क्या कर ली, टर्निंग मशीन ले ली, जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट करेगी एच के। जब हम दोनों को एक साथ रन करेंगे तो तब तुम्हें क्या आएगा, एस आएगा, तब लूप फॉर एवर आएगा, और नो रहेगा तब हॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम स्टेप 3 में गए। स्टेप 3 के अंदर हमने क्या किया, एच का कोई लेना देना नहीं है, डी को डी के ऊपर ही रन कर दिया, तो उस वक्त जब एस आया तब हम फिर से लूप को अज्यूम कर रहे थे, बट लूप नहीं आया, हॉल्ट हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फिर से हमने नो के लिए हॉल्ट अज्यूम किया था, बट नहीं, वहाँ पे तो लूपिंग आ गई, यानी कि दोनों स्टेप के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसीलिए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, देयरफॉर एच कैनॉट एग्जिस्ट, इसलिए एच एग्जिस्ट नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी एल्गोरिथम नहीं है, ऐसा कोई भी एल्गोरिथम नहीं है जो प्रॉब्लम के लिए उसका एग्जैक्ट फाइंड कर सके कि वो हॉल्ट आएगा या फिर लूप आएगा, क्योंकि बहुत सारी केसेस है, बहुत, तो वो डिसाइड ही नहीं कर सकता, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। सो दैट इज योर हॉल्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारी चर्च टर्निंग थेसिस, वो हम आगे देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर चर्च टर्निंग थेसिस। ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, ये एक्सेप्टेड है, ये कोई थ्योरम नहीं है, इट इज़ नॉट एन थ्योरम, इट इज़ अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट ओनली। ठीक है, अब इसका थ्योरम क्या है, मतलब थ्योरम नहीं है, वो वैसे लिखा है थ्योरम, या फिर उसको डिफाइन करो, मैं वो कहना चाहता हूँ कि थ्योरम नहीं है, वो डेफिनेशन कह लो इसकी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एवरी सॉल्वेबल डिसीजन प्रॉब्लम कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इक्विवेलेंट टर्निंग मशीन, यानी कि ऐसा कोई भी डिसीजन प्रॉब्लम हो, यानी कि डिसाइडेबल प्रॉब्लम हो, जब ऐसा डिसाइडेबल प्रॉब्लम, हर डिसाइडेबल प्रॉब्लम के लिए जो कि सॉल्व हो सकता है, हर डिसाइडेबल प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो सकता है, उसके लिए एक इक्विवेलेंट टर्निंग मशीन प्रेजेंट रहती है इस दुनिया के अंदर, ये उसका कहना है। बहुत सिंपल सी बात है ना, कितना सिंपल है कि किसी भी सॉल्वेबल डिसीजन प्रॉब्लम के लिए एक ना एक टर्निंग मशीन प्रेजेंट रहेगी, जो कि उस प्रॉब्लम को टीएम के अंदर क्या कर देगी, एक्सटेंड कर देगी। ठीक है, अब देखो इसके दो मतलब क्या होते हैं, लेट से पार्ट है, पहला था चर्च टर्निंग थेसिस, और उसके बाद एक्सटेंडेड चर्च थेसिस भी आया, तो पहले हम चर्च टर्निंग थेसिस देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सटेंडेड वाला देखेंगे। ठीक है, अब देखो, देयर इज सम इफेक्टिव प्रोसीजर टू सॉल्व एक मिनट, ये देखो ये बारे में। ठीक है, देखो देयर इज सम इफेक्टिव प्रोसीजर टू सॉल्व एनी डिसीजन प्रॉब्लम ओनली इफ देयर इज अ टर्निंग मशीन व्हिच हॉल्ट्स फॉर ऑल इनपुट स्ट्रिंग्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब देखो, इफेक्टिव प्रोसीजर रहेगी किसी भी डिसीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या रहेगा, इफेक्टिव प्रोसीजर रहेगी किसी भी डिसीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर ऐसा टर्निंग मशीन एग्जिस्ट करे जो कि हर इनपुट के लिए हॉल्ट करे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बहुत सिंपल सी बात है, एक बार फिर समझो, तुम्हारे पास ये टर्निंग मशीन है जो क्या कर सकती है, ये तुम्हारी टीएम है, ये टीएम क्या कर सकती है, किसी भी डिसीजन प्रॉब्लम, मतलब ये हर इनपुट के लिए हॉल्ट होगी, ये जो हर इनपुट है उसके लिए वो क्या होगी, हॉल्ट होगी, तब उसको हर जो प्रॉब्लम मिलेगा उसको वो सॉल्व कर लेगी, उसी को हम कहते हैं चर्च टर्निंग थेसिस। मतलब देयर इज सम इफेक्टिव प्रोसीजर टू सॉल्व एनी डिसीजन प्रॉब्लम ओनली इफ, मतलब देयर आर इफेक्टिव प्रोसीजर, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इफेक्टिव प्रोसीजर रहेगी, बट उसकी कंडीशन क्या है कि टर्निंग मशीन होना चाहिए जो हर इनपुट के लिए हॉल्ट करेगा, बस दैट इज योर चर्च टर्निंग थेसिस। मतलब क्या, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हर डिसीजन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इफेक्टिव प्रोसीजर रहेगी, बस उसकी कंडीशन क्या है, एक टर्निंग मशीन होनी चाहिए जो कि हॉल्ट करेगी हर इनपुट के लिए, दैट इज योर चर्च टर्निंग थेसिस। उसके बाद एक्सटेंडेड चर्च थेसिस, प्रॉब्लम पी इज सेड टू बी पार्शियली सॉल्वेबल इफ एंड ओनली, हाँ मतलब ये बात, ठीक है, एक मिनट, ये इधर, ओके, एक्सटेंडेड चर्च थेसिस, एक्सटेंडेड चर्च टर्निंग थेसिस, टर्निंग लिखना रह गया है तो टर्निंग लिख देना। प्रॉब्लम पी इज सेड टू बी पार्शियली सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ टीएम व्हिच एक्सेप्ट्स प्रिसाइजली एलिमेंट्स ऑफ पी वेयर आंसर इज यस। मतलब देखो, तुम्हारे पास एक टर्निंग मशीन है, ठीक है, लेट्स से तुम्हारे पास एक टर्निंग मशीन है ये वाली, ठीक है, अब इस टर्निंग मशीन में अगर तुमने कोई इनपुट दे दिया, ठीक है, तुमने क्या कर दिया, एक मिनट, तुमने ये एक इनपुट दे दिया, लेट्स से ये 4-5 तुमने इनपुट दे दिया, ठीक है, अब देखो उस इनपुट के लिए अगर उसका आंसर एस आया, एस मतलब करेक्ट आंसर एस आया, तभी टर्निंग मशीन क्या करेगी, उस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्वेबल आंसर देगी। मतलब एक बार फिर से समझो, प्रॉब्लम पी इज सेड टू बी पार्शियली सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ देयर इज टीएम, मतलब कि टर्निंग मशीन व्हिच एक्सेप्ट्स प्रिसाइजली एलिमेंट्स ऑफ पी वेयर आंसर इज यस। मतलब देखो टर्निंग मशीन, देखो ये एक टर्निंग मशीन है, इसको हमने
इसको हमने क्या किया, एक इनपुट दे दिया। अब देखो इस इनपुट के लिए, सारे इनपुट्स के लिए टर्निंग मशीन वर्क नहीं करेगी तो भी चलेगा, सारे इनपुट्स के लिए ये टर्निंग मशीन वर्क करेगी नहीं करेगी तो भी चलेगा, बट ऐसे जो मतलब एलिमेंट्स है जिनके लिए टर्निंग मशीन क्या आंसर देगी, यस आंसर देगी। यस मतलब उसका जो प्रोसेस होता है रन करने के बाद उसका जो आंसर है वो अगर एस भी उसने दे दिया, क्या दे दिया, यस उसका आंसर दे दिया, तो भी तुम्हारा जो प्रॉब्लम पी है वो पार्शियली मतलब हाफ सॉल्वेबल रहेगा। ठीक है, पार्शियली मतलब क्या, हाफ सॉल्वेबल, यानी कि जो एक्सटेंडेड चर्च थेसिस है वो पार्शियली सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के लिए ये क्या कह रहा है कि अगर टर्निंग मशीन ने ऐसे भी एलिमेंट्स ले लिए जो कि सारे इनपुट्स को रन नहीं कर पाएगा, बट कुछ कुछ इनपुट्स के लिए वो रन एस आंसर दे देगा, तब उसको हम कहेंगे पार्शियली सॉल्वेबल प्रॉब्लम, जो कि एक्सटेंडेड चर्च थेसिस के अंदर आता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे दो थेसिस, चर्च टर्निंग थेसिस और एक्सटेंडेड चर्च टर्निंग थेसिस। अब चर्च टर्निंग थेसिस के अगर एग्जाम के ऊपर शॉर्ट नोट आया तो ये सब लिखना है और उसके नीचे लिखना है, इफ फंक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड देन टर्निंग मशीन देन नो एल्गोरिथम कैन कंप्लीट। अगर देखो कोई भी फंक्शन है उसको अगर टर्निंग मशीन सॉल्व नहीं कर पाएगी तो कोई एल्गोरिथम उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो तो कॉमन सेंस है। ठीक है, इफ देयर इज इफेक्टिव मेथड ऑफ कंप्यूटर टू कंप्यूट आंसर, मतलब कई सारी इफेक्टिव मेथड्स भी होती है जिसके थ्रू हम इस आंसर को कंप्यूट कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन का पेन पेपर के ऊपर आंसर निकालना, वो भी एक बहुत इफेक्टिव यूज होता है, जैसे कि मैं निकालता हूँ। दिस इज मेथड्स आर इक्विवेलेंट टू टीएम इन पावर, मतलब ये जो पावर्स होती है ना ह्यूमन की खुद के ब्रेन की, वो इक्विवेलेंट होती है तुम्हारे टर्निंग मशीन के। वही लिखा है कि कंप्यूट मतलब कोई भी फंक्शन तभी कंप्यूटेबल रहेगा जब वो टर्निंग मशीन से कंप्यूट होगा, सॉल्व होगा। इफ देयर और ऐसे बहुत सारे इफेक्टिव वेज है जो कि ह्यूमन यूज करते हैं, जैसे कि पेन पेपर, ऐसे आंसर को कंप्यूट करने के लिए। तो जो ह्यूमन वाला पेन पेपर है और जो टर्निंग मशीन है वो दोनों इक्विवेलेंट है, ये चर्च टर्निंग थेसिस का कहना है। ठीक है, अब देखो इक्वल मॉडल्स, बहुत सारे इक्वल मॉडल्स होते हैं, ऑल हैव इक्वल पावर चर्च थ्योरीज टू, मतलब देखो बहुत सारे मॉडल्स की सेम क्या होती है, पावर होती है। लेट से टर्निंग मशीन हो गया, लैम्डा कैलकुलस हो गया, रिकर्सिव फंक्शन हो गया, पोस्ट सिस्टम हो गया, रजिस्टर्स मशीन हो गए, इन सब की जो पावर है ना वो सेम है, इन सब की जो पावर है वो क्या है, सेम है। यानी कि मतलब देखो हमने यहाँ पे क्या किया कहा था, कंप्यूटेड देन मतलब देखो जब भी इफ फंक्शन कैन नॉट बी कंप्यूटेड देन टर्निंग मशीन देन नो एल्गोरिथम कैन कंप्यूट, यानी कि ऐसा टर्निंग मशीन से अगर कोई फंक्शन कंप्यूट नहीं होता तो वो सॉल्वेबल ही नहीं है। बट बहुत सारी इफेक्टिव प्रोसेस होती है जो कि टर्निंग मशीन के इक्विवेलेंट होती है, जिस मेथड्स आर इक्विवेलेंट टू टर्निंग मशीन। जैसे कि यहाँ पे जो हमने देखा कि ये जितनी भी 5 प्रोसेसेस है वो इक्विवेलेंट है एक दूसरे के साथ, इसी को हम प्रूफ में देते हैं कि टर्निंग मशीन इक्विवेलेंट है। जो चर्च थेसिस है उसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि वो थ्योरम नहीं है, वो एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैंने गलती से थ्योरम लिखा है, वहाँ पे स्टेटमेंट ले लेना। ठीक है, और देखो इट डिफाइंस लिमिट ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि ये क्या करता है, तुम्हारे कंप्यूटेशन को लिमिट प्रोवाइड करने का काम करता है। और उसके बाद प्रोवाइड बेसिस फॉर टीओसी, यानी कि ये पूरे टीओसी का बेसिस है, टीओसी डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, जो कि हमने 5th यूनिट के अंदर भी देखा है, फिर से एक बार देखेंगे क्योंकि ये इस यूनिट के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसको हम कहते हैं आरी लैंग्वेजेस। ठीक है, इसके लिए मतलब इसका मीनिंग क्या है, ऐसी एक टर्निंग मशीन एग्जिस्ट करेगी जो क्या करेगी, किसी भी गिवन स्ट्रिंग को जो कि लैंग्वेज से बिलोंग करती है, उसके लिए अगर वो जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज से बिलोंग करती है तो वो क्या करेगी, हॉल्ट करेगी और एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, और अगर उससे वो बिलोंग नहीं करी तो सीधे लूप में चली जाएगी या फिर रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, इतना सिंपल मीनिंग है। लैंग्वेज इज आरी इफ देयर इज अ टर्निंग मशीन, इफ स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज देन जो टर्निंग मशीन है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी, हॉल्ट करेगी और एक्सेप्ट स्टेट में चली जाएगी। बट अगर जो तुम्हारी स्ट्रिंग है वो बिलोंग नहीं करी तुम्हारे लैंग्वेज के तो एम उसको रिजेक्ट कर देगी और वो लूप के अंदर चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो दिस आर टर्निंग एक्सेप्टेबल एंड सेमी डिसाइडेबल लैंग्वेजेस, मतलब इसके अंदर टर्निंग एक्सेप्टेबल भी होता है और सेमी डिसाइडेबल, मतलब हमेशा पूरा एल्गोरिथम रन होगा ऐसा भी नहीं है, कभी कभी सेमी डिसाइडेबल लैंग्वेजेस भी होती है। एवरी डिसाइडेबल लैंग्वेज इज आरी, मतलब हर डिसाइडेबल लैंग्वेज तुम्हारी क्या रहेगी, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज रहेगी, यानी कि वो सबसेट है किसका, आरी का। आरी लैंग्वेजेस दैट आर अनडिसाइडेबल, मतलब इसके अंदर वो रिकर्सिव लैंग्वेजेस भी आती है जो कि अनडिसाइडेबल होती है। आरीज कॉम्प्लीमेंट मे नॉट बी आरी, यानी कि जो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसका उल्टा नहीं रहेगा अनडिसाइडेबल, वो कभी कभी क्या हो सकता है, डिसाइडेबल भी हो सकता है, तो ये उसका एक प्रॉब्लम है। उसके बाद गारंटेड एक्सेप्टेंस फॉर एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के लिए गारंटेड एक्सेप्टेंस यहाँ पे मिलेगा, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसके लिए यहाँ पे गारंटेड एक्सेप्टेंस नहीं है। और उसके बाद मशीन में नॉट हॉल्ट, नो गारंटेड नॉट मेंबरशिप, यानी कि मशीन कभी कभी हॉल्ट नहीं करता, मतलब लैंग्वेज तो हर एक्सेप्ट की जाएगी बट मशीन हर लैंग्वेज के लिए हॉल्ट करेगा ऐसा नहीं है। नो गारंटेड नॉन मेंबरशिप, यानी कि कभी कभी नो मेंबरशिप होती है, कभी कभी वो हॉल्ट नहीं होता। तो रिकर्सिव लैंग्वेज बिलोंग्स टू आरी, वही अपन ने ऊपर लिखा था कि जो रिकर्सिव लैंग्वेज होती है वो इससे बिलोंग करती है। ये क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, और रिकर्सिव लैंग्वेज भी इससे ही बिलोंग करती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, हॉटिंग प्रॉब्लम लैंग्वेज, जो कि हमने बहुत जैसे आगे पीछे देखा। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कर्नल्स प्रॉब्लम, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो, एक्सेप्ट वैलिड पीसीबी सॉल्यूशन, यानी कि एक वैलिड पीसीबी सॉल्यूशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। टीएम चेक सॉल्यूशन, मतलब टीएम क्या करेगा, उस सॉल्यूशन को चेक करेगा, कभी कभी लूप भी होता है और नहीं। और उसके बाद आरी अनडिसाइडेबल है, वो हम आगे देखेंगे, बट इतना ये 3 लाइन्स याद रखें ना अभी के लिए। वैलिड कंप्यूटेशन ऑफ टीएम, यानी कि यहाँ पे टर्निंग मशीन का वैलिड कंप्यूटेशन होना है, तो वो भी एक रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज के अंदर आता है। M1 कैन सिमुलेट M2 स्टेप वाइज, यानी कि अगर हमारे पास दो क्या है टर्निंग मशीन है तो एक M1 नाम का टर्निंग मशीन M2 को सिमुलेट कर सकता है स्टेप वाइज, उसी को हम कहते हैं वैलिड कंप्यूटेशन ऑफ टर्निंग मशीन। उसके बाद रिड्यूसिबिलिटी, कंपेयर डिफिकल्टी ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है P1 एंड P2, उसको हमें कंपेयर करना है। इंस्टेंस ऑफ P1 कन्वर्टेड टू द P2 इंस्टेंस, यानी कि हमारे पास एक P1 का इंस्टेंस रहेगा, उसको हम करेंगे कन्वर्ट P2 के इंस्टेंस में, मतलब P1 इंस्टेंस कन्वर्टेड इनटू P2 इंस्टेंस। ठीक है, P2 के इंस्टेंस के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग कंप्यूटेबल मेथड, इवन सॉल्यूशन टू P2 गिव्स सॉल्यूशन टू PV। मतलब देखो जब ये तुम कंप्यूटेबल मेथड के अंदर उसको इंस्टेंस दोगे तब देन P1 इज रिड्यूसिबल टू P2, इवन सॉल्यूशन टू P2 गिव्स सॉल्यूशन टू P1। मतलब देखो जो P2 का सॉल्यूशन है
वो क्या करेगा, P1 का सॉल्यूशन देगा। मतलब देखो कंडीशन याद रखो, P1 का इंस्टेंस जाएगा P2 के इंस्टेंस को, दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, P2 का सॉल्यूशन रहेगा P1 का सॉल्यूशन। तब अगर जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो P1 इज रिड्यूसिबल टू P2। मतलब देखो P1 को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं P2 से। इसके लिए कौन सी कंडीशन लगेगी कि P1 का इंस्टेंस जो है वो P2 के इंस्टेंस में हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है, उसको हमने रिड्यूस कर दिया, और उसके बाद अगर P2 का सॉल्यूशन और P1 का सॉल्यूशन अगर एक साथ एक जैसा आ गया, इक्वल टू हो गया, तो जो तुम्हारा P1 है वो रिड्यूसिबल है P2 को, ठीक है। यही हमें देखना है कि रिड्यूसिबिलिटी क्या होती है, P1 और P2, P1 P2 से रिड्यूसिबल रहेगा जब जब हम उसको रिड्यूस करेंगे, तब अगर उन दोनों का सॉल्यूशन सेम आया P2 का और P1 का, तब वो रिड्यूसिबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स इन प्रूविंग अनडिसाइडेबिलिटी, यानी कि ये अनडिसाइडेबिलिटी को प्रूव करने में मदद करता है, और कंप्लीटनेस उसको प्रूव करने भी, एनपी कंप्लीटनेस को प्रूव करने में भी मदद करता है, जो कि मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आगे वाले टॉपिक तो मैं क्या करूँगी, एचपी कैन रिड्यूस टू पीसीपी, यानी कि जो तुम्हारा एचपी है हल्टिंग प्रॉब्लम, उसको हम पीसीपी प्रॉब्लम के अंदर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये अनडिसाइडेबिलिटी का एग्जाम्पल है, और एनपी कंप्लीटनेस का एग्जाम्पल है सेट टू थ्री सेट, जो हम अभी देखने वाले नीचे, ठीक है। तो लेट्स गो विद द रिडक्शन ऑफ सेट टू थ्री सेट, ठीक है। सेट मतलब क्या, सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, बुलियन फॉर्मूला दिया जाएगा तुम्हें, एफ ए वन रेस टू अप टू ए रेस टू एन तक जाना है, ठीक है। इज सेटिस्फाइबल इफ देयर इज अ वे टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल ऑफ फॉर्मूला सच दैट इट प्रोड्यूस इट्स रिजल्ट वन। मतलब देखो जब हम ये जो फॉर्मूला है एफ ए अप टू एन, ये सेटिस्फाइबल रहेगा इफ देयर इज अ वे टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल, यानी कि इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स है उसको हम क्या करना है, वैल्यूज को असाइन करना है सच दैट इट प्रोड्यूस रिजल्ट वन, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। मतलब इस वेरिएबल्स को ऐसे वैल्यूज असाइन करना कि जब ये फंक्शन सॉल्व हो जाएगा तब हमें रिजल्ट में वन मिलेगा। मतलब देखो हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ ए1 ए2 अप टू एन, इसके अंदर जो वेरिएबल्स है यानी कि ए है, इसकी ऐसी वैल्यू फाइंड करना कि जब वो वैल्यू हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तब हमें रिजल्ट में मिलेगा वन। दैट इज योर सेट, यानी कि सेटिस्फिलिटी प्रॉब्लम। और अगर ऐसा हो गया, ऐसी वैल्यू मिल गई जिसको पुट करने के बाद रिजल्ट वन मिला, तो उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि वो प्रॉब्लम सेटिस्फाइबल है। उसका एक एग्जांपल देखो, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वी, ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है। ये तुमने ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा अपने 12th के अंदर, तो ये ट्रूथ टेबल इसका क्रिएट करना पड़ता है एग्जाम्पल के अंदर। मतलब एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व करते वक्त कैसे करते हैं। तो इसका एक ट्रूथ टेबल निकालते हैं, फंक्शन इज ट्रू फॉर कॉम्बिनेशन। जब तुम ट्रूथ टेबल निकालोगे तब तुम्हें कंपेयर करना है ऐसी वैल्यूज। अब देखो यहाँ भी जो वैल्यूज रहेंगी, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 1, इनके लिए अगर सेम वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे ट्रूथ टेबल के अंदर, तब ये क्या हो गया, सेटिस्फाइबल हो गया। मतलब देखो इसका तुम्हें ट्रूथ टेबल निकालना है पूरा इसका, फिर ट्रूथ टेबल में अगर दो वैल्यूज का रिजल्ट सेम आ गया, देखो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट वन आ गया होगा, इसीलिए ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया, सेटिस्फाइबल हो गया, ठीक है। सो दैट इज योर सेटिस्फिलिटी प्रॉब्लम। अभी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना है बट अभी मेन लेना देना है सेट को थ्री सेट में कन्वर्ट करने का, ठीक है। गोल कन्वर्ट सेट इंस्टेंस टू थ्री सेट इक्विवेलेंट टू पॉलिनोमियल टाइम। मतलब देखो पहला इसका प्रूफ क्या है, एनी क्लॉज विद मोर देन 3 लीटर्स इज ब्रोकन इनटू मल्टीपल 3 लीटर क्लॉजेस। मतलब देखो ये जो पूरा एक क्लॉज है उसके अंदर मल्टीपल चीजें, ये 2 3 क्लॉज है, मतलब ये पूरा एक क्लॉज है ना, तो इसके अंदर ये 3 अलग अलग क्लॉज है। तो एनी क्लॉज विद मोर देन 3 लीटर्स, यानी कि इस क्लॉजेस के अंदर जहां पे 3 लीटर से ज्यादा है उसको हम फिर से 3 लीटर क्लॉजेस में ब्रेक कर देंगे। मतलब इसको फिर से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे 3 इसमें, मतलब एक्स को अलग से ब्रेक करेंगे, वाई एंड जेड को अलग से ब्रेक करेंगे, एक्स एंड जेड को अलग से ब्रेक करेंगे। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स अलग हो गया, उसके बाद वाई एंड जेड अलग हो गया, उसके बाद एक्स एंड जेड अलग हो गया। तो ऐसे हम करेंगे ना ट्रूथ टेबल निकालते वक्त, तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करें, इसको डिवाइड करें 3 पार्ट्स के अंदर, 3 जिसके अंदर 3 से ज्यादा लीटर है वो वाले। न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस्ड टू मेंटेन लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी कि जो नए वेरिएबल्स है इसके अंदर उसको क्या किया जाएगा, मतलब देखो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये तो एक नया वेरिएबल आ गया ना, यहाँ पे ऐसा कोई वेरिएबल था नहीं, ये तो क्लॉज था, तो क्लॉज के अंदर ये क्या हो गया, एक नया वेरिएबल आ गया, ये एक नया वेरिएबल आया, तो न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस्ड टू मेंटेन लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस को मेंटेन करने न्यू वेरिएबल्स दिया जाता है। रिडक्शन इज पॉलिनोमियल इन साइज ऑफ इनपुट फार्मूला, यानी कि जो रिडक्शन रहेगा वो पॉलिनोमियल रहेगा इन साइज ऑफ इनपुट फार्मूला, यानी कि जो इनपुट फार्मूला है हमारा, ये इनपुट फार्मूला रहेगा उसके साइड में वो क्या आएगा, पॉलिनोमियल रहेगा, जिसके पॉलिनोमियल के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसी की वजह से जो सेट 3 है वो 3 सेट के साथ क्या है, सेट 3 सेट क्या है, रिड्यूसेबल है, यानी कि जो सेट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 3 सेट के अंदर, सेट को रिड्यूस कर सकते हैं 3 सेट के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे इस नोटेशन के साथ, यानी कि एनपी कंप्लीट आल्सो एनपी कंप्लीट, यानी कि ये भी एनपी कंप्लीट है, ये भी एनपी कंप्लीट है, देयरफॉर ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सेट 3 सेट के अंदर रिड्यूस हो सकता है। एनपी कंप्लीट के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, बट इतना याद रखो कि सेट 3 सेट के अंदर रिड्यूसेबल है इस वजह से। तो तुम्हें ये प्रूफ लिख के आना है वहाँ पे, और प्रूफ लिख के आने के बाद सिर्फ ये लिख देना है, और ये लिख देना है कि ये भी एनपी कंप्लीट है, ये भी एनपी कंप्लीट है, इसलिए वो क्या है, रिड्यूसेबल है। उसकी डायग्राम ये देखो, इनपुट ऑफ प्रॉब्लम P1, उसके बाद फंक्शन जाएगा इनपुट ऑफ प्रॉब्लम P2 को, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ A फॉर P1, सॉल्यूशन ऑफ A किसका है, फॉर P1, उसको चेक करेंगे सॉल्यूशन ऑफ B फॉर P2, यानी कि ये सेट के लिए और ये 3 सेट के लिए। तो जब ये चेक किया जाएगा तब उसका आंसर अगर रिजल्ट 1 आ गया, रिजल्ट 1 मतलब तुम्हारा जो सेट है वो 3 सेट से क्या है, इन दोनों का रिजल्ट 1 आ गया, तो सेट क्या है, 3 सेट में रिड्यूसेबल है। f इज अ पॉलिनोमियल टाइम कंप्यूटेबल फंक्शन, वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, f इज अ पॉलिनोमियल टाइम कंप्यूटेबल फंक्शन, दैट इज योर सेट से लेके 3 सेट तक, ठीक है।
नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए होता है जिनका सॉल्यूशन बाउंडेड हो, जिनका सॉल्यूशन क्या हो, बाउंडेड हो। मतलब देखो अगर b हम b को सॉल्व कर सकते हैं तो इफिशिएंटली a भी सॉल्व होगा। अब इसकी कोई कंडीशन है वो हम देखेंगे कंडीशन क्या है, बट इतना याद रखो कि अगर b सॉल्व हुआ तो इफिशिएंटली a सॉल्व होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या होते हैं एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन आर बाउंडेड। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं a इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल, इसको ऐसे लिखोगे a इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू b, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं a लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, अब उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि एक फंक्शन f एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन f एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो a क्या है, एक प्रॉब्लम है, ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, और b एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो a प्रॉब्लम है उसका जो इनपुट x है, इसका इनपुट क्या है x, जो इसका इनपुट है उसको b के लिए f ऑफ x में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, मतलब देखो फंक्शन f एग्जिस्ट व्हिच कन्वर्ट्स इनपुट x ऑफ a इनटू इनपुट fx टू b। मतलब देखो a प्रॉब्लम है और b प्रॉब्लम है, तो a का इनपुट क्या है तुम्हारा x, तो इसको कन्वर्ट करके इसको f ऑफ x देना एज ए इनपुट। इसी को, यही वो कंडीशन है कि फंक्शन f एग्जिस्ट, मतलब एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो क्या करेगा, इस a के इनपुट x को इस b के इनपुट में देगा एज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब इसका इनपुट क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, दैट इज योर, एक बार फिर से समझो, चलो a एक प्रॉब्लम है, b एक प्रॉब्लम है, a का इनपुट क्या है x, तो इस x को ऐसा फंक्शन बना के इसको इनपुट देना, ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, मतलब फंक्शन f एग्जिस्ट व्हिच कन्वर्ट्स इनपुट x ऑफ a, मतलब ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो इस x को इस फंक्शन में कन्वर्ट करेगा, जिससे थ्रू क्या होगा, b सॉल्व होगा, और अगर b सॉल्व है तो a भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, f कैन बी कंप्यूटेड इन पॉलिनोमियल टाइम, जो f है उसको हम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर कंप्यूट कर सकते हैं। x इज यस इंस्टेंस ऑफ a इफ f ऑफ x इज यस इंस्टेंस ऑफ b। मतलब देखो ये जो x है, ये जो इनपुट है और ये जो इनपुट है, अगर ये इनपुट इसका इंस्टेंस निकला, इसका इंस्टेंस मतलब इसका कोई पार्ट निकला, कोई छोटा सा टुकड़ा निकला, तभी ये जो x है ये इसका इंस्टेंस निकलेगा। ठीक है, मतलब देखो एक बार फिर से समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं एक बार फिर से अच्छे से समझाता हूं। लेट्स से पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबिलिटी, ठीक है, वो एड्रेस a पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल है b को जब अगर x के लिए a नाम का एक प्रॉब्लम है और b नाम का एक प्रॉब्लम है, a के लिए इनपुट क्या है x, b के लिए इनपुट क्या है f ऑफ x, बट ये जो f ऑफ x है वो किससे निकला है, इस x से निकला है। ठीक है, ये उसकी कंडीशन 1 होगी। कंडीशन 2 क्या है, मतलब कंडीशन 2 या फिर केस 2 कह लो, कि अगर ये f ऑफ x ये यस निकला, यानी कि इसका आंसर s आया फॉर गिवन इंस्टेंस, किसी इंस्टेंस के लिए इसका आंसर अगर यस आया तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी यस आ जाएगा, यही वहां पे लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, फंक्शन f एग्जिस्ट व्हिच कन्वर्ट्स इनपुट ऑफ x इनटू b, f कैन बी कंप्यूटेड इन पॉलिनोमियल टाइम, f को हम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर कंप्यूट कर सकते हैं। अगर x यस इंस्टेंस ऑफ a तो तभी रहेगा जब f ऑफ x यस इंस्टेंस रहेगा ऑफ b, वो हमने अभी देखा। ठीक है, वही है, तो यही होता है पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन, जो कि बाउंडेड प्रॉब्लम्स के लिए रहता है। अब देखो ये जो a और b है वो एक दूसरे से बाउंडेड रहेंगे इस प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, देखो लेट्स से ये क्या करता है, एनपी कंप्लीटनेस को प्रूव करता है। न्यू प्रॉब्लम आर इक्विवेलेंट टू नोन एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम। एनपी कंप्लीटनेस को हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो इतना यहाँ पे याद रखो कि ये एनपी कंप्लीटनेस को प्रूव करता है। उसके बाद ये न्यू प्रॉब्लम आर इक्विवेलेंट टू नोन एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम, यानी कि जो नए प्रॉब्लम्स आते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं तुम्हारे पुराने वाले जो एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए। क्लासिफाई प्रॉब्लम्स इनटू पी, एनपी, एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड। ये जो पी क्लास होता है, एनपी क्लास होता है, एनपी कंप्लीट क्लास होता है, एनपी हार्ड क्लास होता है, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। बट इतना याद रखो कि ये जो पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन है वो क्या करता है, इन प्रॉब्लम्स को इन पार्ट्स में डिवाइड करता है, पी क्लास, एनपी कंप्लीट क्लास। मतलब देखो मेन दो क्लास है, पी क्लास और एनपी क्लास, और फिर इस एनपी क्लास को डिवाइड किया गया एनपी कंप्लीट में और एनपी हार्ड में। देखो ये वाला पॉलिनोमियल पी और एनपी, एनपी को फिर से एनपी हार्ड में और एनपी कंप्लीट में। आई होप तुम्हें पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, लेट्स से now let's move on to the next problem, that is your post correspondence problem. ठीक है, post correspondence problem क्या है, it is undecidable classical problem, यानी कि एक क्लासिकल पुराना सा अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है जो इमिल बोस्ट ने 1946 में क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इसका एक एल्गोरिथम कह सकते हो या फिर इसका कोई स्टेप्स कह सकते हो, वो समझो। पीसीपी ओवर अल्फाबेट, ये क्या है, इनपुट स्टेट फॉलोज। मतलब कोई भी पीसीपी किसी भी अल्फाबेट के लिए क्या कहता है, गिवन टू लिस्ट स्ट्रिंग m and n फॉर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स ओवर अल्फाबेट, यानी कि जो अल्फाबेट मतलब ये जो इनपुट है उसके लिए नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स रहेगी m और n। m और n क्या है, दो मशीन्स है, m और n ये क्या है, दो टर्निंग मशीन्स है। उसके लिए हमने क्या किया, दो स्ट्रिंग्स भेजी, दो क्या भेजी, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स ओवर अल्फाबेट x। अल्फाबेट के लिए हमने क्या की, दो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स भेजी, m टर्निंग मशीन के लिए और n टर्निंग मशीन के लिए। इट इज अ पोस्ट करस्पॉन्डेंस सॉल्यूशन इफ, अगर ये दो m दोनों, ये m और n दोनों पोस्ट करस्पॉन्डेंस सॉल्यूशन है तभी, फॉर सम i1 i2 ik, मतलब ये हमने कोई कांस्टेंट ले लिया, फॉर सम वेयर i is less than equal to ij less than equal to n। ये तुम्हें याद रखना है कि i less than equal to ij less than n। जब मैं ये तुम्हें सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो इसका कोई चिंता नहीं करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, i less than equal to ij, i less than equal to n, तब क्या होगा, जो तुम्हारा x1 है उसके बाद xik है और ये इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा yik अप टू n, यानी कि ये जो इसके अंदर की जो टर्म्स है वो इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, आई होप से तुम्हें समझ में आया। फिर से मतलब समझ में नहीं आया, आई नो, मैं उसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, बट इतना तुम याद रखो कि क्या रहेगा, तुम्हारे पास दो टर्निंग मशीन रहेगी, उसके अंदर कोई स्ट्रिंग्स रहेगी x1 से लेके xn तक, और n दूसरी टर्निंग मशीन रहेगी y1 से लेके yn तक, उसके अंदर स्ट्रिंग्स रहेंगी। ठीक है, अब तुम्हें एक ऐसा i लेना है, ठीक है, जिसके लिए i 1 से लेके i k तक तुम्हें लेना है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, i उसकी जो कंडीशन चेक करोगे, i लेस देन ij लेस देन n, ये तुम्हें कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, ये कंडीशन चेक करनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, सेटिस्फाइड, देन तुम्हें लिखना है xik
अप टू एक्स आई वन से लेके एक्स आई के तक इज इक्वल टू वाई आई वन से लेके वाई आई के तक, ठीक है। यानी कि ये पोस्ट करस्पॉन्डेंस सॉल्यूशन होगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो। अब मैं एग्जांपल के थ्रू बोलता हूँ सीधे, ठीक है। लेट्स गो विद द एग्जांपल, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा जो एग्जांपल है, अभी जो x था उसकी जगह पे हमने लिया ए बी बी ए ए और ए ए ए, ये तीन स्ट्रिंग ले ली। एन लिखा है हमने बी बी ए और ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x1 आएगा, x2 x3 और यहाँ पे आएगा y1 y2 y3, ठीक है। अब तुम जब इस x1 x2 x3 को कंबाइन करोगे, ए बी बी ए ट्रिपल ए, जब तुम इन तीनों को कंबाइन करोगे, ये स्मॉल है, ठीक है। जब तुम इन तीनों को कंबाइन करोगे ना ओवरऑल, तब तुम्हें ये स्ट्रिंग मिलती है। और जब तुम इन तीनों को भी कंबाइन करोगे तो भी तुम्हें यही स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। मतलब देखो जब तुम इन तीनों टर्म्स को और इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करोगे और तुम्हें अगर सेम टर्म्स मिली, लेट्स से यहाँ पे क्या है ए बी बी ए, मतलब यहाँ पे ए कितनी बार है, ये 3, ये 4 5 और ये 6, यानी कि 6 बार ए और 2 बार बी, ठीक है। इधर भी वही है, 2 बार बी और 6 बार ए, ठीक है। 2 बार बी और 6 बार ए। तो इससे कंसिडर होता है कि ये जो तुम्हारा x1 x2 x3 है, y1 y2 y3 है, वो इक्वल है। और m और n ये एक दूसरे से पोस्ट करस्पॉन्डेंस है। और अगर वो एक दूसरे से पोस्ट करस्पॉन्डेंस है, x1 x2 x3 इक्वल टू y1 y2 y3, तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जब तुम ये सॉल्यूशन को पुट करोगे तो इससे तुम्हें ये टर्म्स मिल जाएगी। इसके इतना डिप के अंदर नहीं जाना है हमें बस इतना ही समझना था, ठीक है। कि अगर देखो हमारे पास m एक स्ट्रिंग है और n एक स्ट्रिंग है, ठीक है। मतलब सॉरी m एक टर्निंग मशीन है, n एक टर्निंग मशीन है, उसके अंदर ये स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, मतलब ये लैंग्वेजेस है, या फिर उसको टर्निंग मशीन कहो या फिर लैंग्वेज कहो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अगर x1 x2 x3 y1 y2 y3 इन तीनों को जो जब हम एक साथ लाते हैं तो वो सेम आता है, ठीक है। मतलब उल्टा चलता है बट सेम आता है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, पोस्ट करस्पॉन्ड पॉसिबल होगी और उसके थ्रू तुम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हो। दैट इज योर पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं तो इतना याद रख लेना कि m और n है, उसके अंदर ये स्ट्रिंग है i इज इक्वल टू i से लेके k तक, और ये कंडीशन i लेस देन इक्वल टू i j लेस देन इक्वल टू n, अगर वो पॉसिबल हुआ तो ही तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा, पोस्ट करस्पॉन्डेंस होगा। और उसके बाद x1 x2 x3 इज इक्वल टू y1 y2 y3, दैट इज योर सॉल्यूशन फॉर पीसीपी, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, ठीक है। अब Let's move to the next topic, that is undecidability of PCP. To show P is undecidable, use reducibility. मतलब हमें क्या करना है कि जो PCP है वो undecidable होता है, वो प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। जो PCP है वो क्या है, एक undecidable प्रॉब्लम है, उसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है। लेट्स से प्रूव हम लिख रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम अननोन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, यानी हमें कोई भी एक अननोन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है, स्टार्ट करना है उससे। आइदर उसके ऊपर तुम हाल्टिंग लगाओ या फिर एमपीसीपी मतलब मॉडिफाइड पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम लगाओ। उन दोनों में से कोई भी एक तुम प्रॉब्लम या फिर एल्गोरिथम उसके ऊपर लगा दो, ठीक है। किसी भी अननोन प्रॉब्लम, मतलब इन दोनों में से कोई तो एक अननोन प्रॉब्लम तुम चूज करो, आइदर हाल्टिंग अननोन प्रॉब्लम चूज करो या फिर एमपीसीपी, ये दोनों में से एक जो प्रॉब्लम है उसको तुम चेक कर लो। अब उसके लिए तुम क्या करो, एक पीसीबी कंस्ट्रक्ट करो, क्या करो, एक पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करो। देखो अगर ओरिजिनल टर्निंग मशीन ने हॉल्ट किया तो जो पीसीबी है उसका इंस्टेंस मैच हो जाएगा। बट अगर उस ओरिजिनल टर्निंग मशीन ने हॉल्ट नहीं किया, मतलब कोई मूवमेंट नहीं की, तो नो मैच रहेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्यूटेबल, मतलब ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कंप्यूटेबल होगा। पीसीबी डिसाइडेबल, हॉल्टिंग आल्सो डिसाइडेबल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मतलब देखो यहाँ पे अगर तुमने हॉल्टिंग प्रॉब्लम लिया, लेट्स कंसीडर करते हैं कि तुमने अननोन प्रॉब्लम के अंदर हॉल्टिंग प्रॉब्लम लिया। अब हॉल्टिंग प्रॉब्लम के लिए जब तुम पीसीबी को कंस्ट्रक्ट करोगे, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम को भी जब तुम कंसीडर करोगे, तो क्या होगा, जब टर्निंग मशीन ओरिजिनली हॉल्ट करेगा तब पीसीबी इंस्टेंस मैच हो जाएगा। मतलब ये जो हमने कंडीशन चेक की थी ना, x1 x2 x3 इक्वल टू y1 y2 y3, वो कंडीशन आ जाएगी। और अगर तुम्हारा टर्निंग मशीन नॉट हॉल्ट हुआ तो नो मैच रहेगा, और ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा वो एक कंप्यूटेबल रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम होता है वो डिसाइडेबल निकल जाता है और पीसीबी भी डिसाइडेबल होता है। बट हॉल्टिंग प्रॉब्लम तो एक्चुअल में डिसाइडेबल है ही नहीं, तो विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमारा जो पी होता है, वो पीसीबी होता है, वो अनडिसाइडेबल होता है। आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझो कि हमने क्या किया, एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम लिया, लेट्स से हॉल्टिंग लो या फिर एमपीसीपी लो, बट हम यहाँ पे हॉल्टिंग ही लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक पीसीबी कंस्ट्रक्ट किया और हॉल्टिंग प्रॉब्लम से अलग से चल रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ओरिजिनल जो टर्निंग मशीन है वो अगर हॉल्ट हो गया तो पीसीबी इंस्टेंस को मैच कर गया, यानी कि x1 x2 x3 हो गया। बट अगर नॉट हॉल्ट हुआ तो नॉट मैच रहेगा, ठीक है। और ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो कंप्यूटेबल रहेगा। बट क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हॉल्टिंग भी डिसाइडेबल हो रहा है और पीसीबी भी डिसाइडेबल हो रहा है, बट एक्चुअल में हॉल्टिंग तो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है और पीसीबी भी अनडिसाइडेबल है। इसीलिए ये स्टेट होती है वो इम्पॉसिबल होती है, इसीलिए पीसीबी क्या है, हमारा अनडिसाइडेबल है, ठीक है। लेट्स से अभी ये एग्जांपल देख लो, ठीक है, कि पीसीबी अनडिसाइडेबल क्यों है। एम है, उसके अंदर ये स्ट्रिंग है ए बी 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 ए बी 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 ए और एन में देखो ए बी ए बी ए बी। अब x1 x2 x3 और y1 y2 y3, अब जब तुम इसको एक साथ लाओगे ए बी बी ए बी, तो इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही देखो, डिफरेंट लेंथ, जो तुम्हारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ही अलग है, 1 2 1 2 3 और उसके बाद 1 2 3 4 5, मतलब टोटल ये 5 6 7, हाँ मतलब ये ऊपर वाला जो है x1 वाला वो स्ट्रिंग 10 की बन रही है और ये 1 2 3 4 5 6 6, मतलब जो लेंथ है वही क्या है, अलग है। तो मतलब x1 x2 x3 इज नॉट इक्वल टू y1 y2 y3, दैट इज अनडिसाइडेबल पीसीपी, यानी कि जो तुम्हारा पीसीपी है, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है, वो अनडिसाइडेबल है। वो वैसे तुम लिख सकते हो, बट अनडिसाइडेबिलिटी के अंदर आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, ये तुम्हें लिखना है और एग्जांपल में चाहिए तो ये लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मॉडिफाइड पीसीपी, अब मॉडिफाइड पीसीबी के अंदर क्या होता है, मैचिंग सीक्वेंस मस्ट स्टार्टेड विद द पेयर फर्स्ट a1 b1, यानी कि यहाँ पे जो मैचिंग सीक्वेंस होता है वो पहले a1 b1 नाम की जो पेयर फर्स्ट है उससे क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। मींस सॉल्यूशन मस्ट बिगिन विद इंडेक्स 1, यानी कि देखो अगर तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल इंडाइसेस है, मल्टीपल सेल्स होती है ना, टर्निंग मशीन के अंदर मल्टीपल सेल्स होती है, तो उस सेल्स के अंदर जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो इंडेक्स 1 से ही शुरू होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से ये इतनी बड़ी सेल है
ये इतनी बड़ी सेल है और यहाँ पे इंडेक्स 1 2 3, तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है 1 से ही शुरू होना चाहिए। ये वहाँ पे क्या है, इजी टू रिड्यूस एमपीसीपी टू पीसीपी, यानी जो एमपीसीपी है मॉडिफाइड पीसीपी, उसको पीसीपी यानी कि पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम में रिड्यूस करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अनडिसाइडेबिलिटी प्रूफ्स बिगिन बाय कंस्ट्रक्शन एमपीसीपी देन कवर इट टू पीसीपी इंस्टेंस, मतलब क्या करेंगे हम, पहले एमपीसीपी को अनडिसाइडेबल प्रूफ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो एमपीसीपी है उसको हम पीसी किस में रिड्यूस करते हैं, पीसीपी में रिड्यूस करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और जल्दी प्रूफ हो जाएगी। मतलब हम क्या करेंगे, अनडिसाइडेबिलिटी होती है ना, वो कैसे करेंगे, देखो एमपीसीपी को पीसीपी के इंस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, जो तुम्हारी अनडिसाइडेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करना और आसान हो जाएगा इसकी वजह से। तो मॉडिफाइड पीसीपी क्या है, मतलब इसके अंदर देखो कोई भी सेल होगा ना, तो सिर्फ इंडेक्स 1 से तुम्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना शुरुआत करनी है, यही तुम्हारा मॉडिफाइड पीसीपी है, ठीक है। यानी कि पेयर फर्स्ट से शुरू करना है। लेट्स से ये सेल है और यहाँ पे A1 B1 सेल है, A2 B2 सेल है, तो इंडेक्स नंबर की जो भी 1 इंडेक्स रहेगी उससे ही तुम्हें क्या करना है, ऑपरेशन शुरू करना है। ये तुम्हारा मॉडिफाइड पीसीपी होता है, ठीक है। अब देखो जो एमपीसीपी होता है वो रिड्यूसेबल होता है पीसीपी को, मतलब जो एमपीसीपी है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं पीसीपी के अंदर, ठीक है। पीसीपी डिसाइडेबल देन एमपीसीपी 2, मतलब अगर पीसीपी डिसाइडेबल रहेगा तो एमपीसीपी भी डिसाइडेबल रहेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर पीसीपी अनडिसाइडेबल है तो एमपीसीपी भी अनडिसाइडेबल रहेगा, ठीक है। बोथ आर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल बट नॉट डिसाइडेबल, मतलब दोनों भी क्या हो सकते हैं, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल हो सकते हैं बट डिसाइडेबल हमेशा नहीं रहेंगे, दैट इज योर केस। तो ये तुम्हें याद रखना है। मॉडिफाइड पीसीबी क्या होता है, नॉर्मल पीसीबी होता है, सिर्फ उसके अंदर क्या होता है, इंडेक्स नंबर 1 से तुम्हारा काम शुरू होता है, जो सॉल्यूशन करना है तुम्हें वो A1 B1 स्टेट से या फिर इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करना होता है, वही होता है और कुछ नहीं है, और वो इजियर होता है एज कम्पेयर टू द योर पीसीबी, और हम एमपीसीबी को पीसीबी के अंदर रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी अनडिसाइडेबिलिटी प्रूफ करना और आसान हो जाता है। तो पीसीबी डिसाइडेबल रहेगा जब एमपीसीबी डिसाइडेबल रहेगा, वाइस वर्सा अगर पीसीबी अनडिसाइडेबल है तो एमपीसीबी भी अनडिसाइडेबल है, और बोथ आर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, दोनों रिकर्सिवली इन्यूमरेबल भी है और बट नॉट डिसाइडेबल, यानी कि दोनों डिसाइडेबल बिल्कुल नहीं है। सो दैट इज योर पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। Let's start with the next, that is your time and space measures, ठीक है। टाइम एंड स्पेस मेजर्स, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है, जो तुम्हारे डीएसए के अंदर करता है वो यहाँ पे करता है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नीड टू फॉर टर्निंग मशीन टू एक्सेप्ट एन इनपुट साइज गिव्स एफिशिएंसी, मतलब जो टाइम मतलब क्या करता है, नंबर ऑफ स्टेप्स टर्निंग मशीन टेक टू डू प्रोसेस, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा टर्निंग मशीन किसी भी प्रोसेस को करने के लिए कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है, जैसे कि लीनियर सर्च करने के लिए O ऑफ n लेता है, मर्ज सॉर्ट करने के लिए O ऑफ n log n होता है, तो वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तुम्हारी टर्निंग मशीन की, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर तुम्हारी टर्निंग मशीन पूरे प्रोसेस को खत्म कर देगी, वो होता है तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अमाउंट ऑफ मेमोरी टेप सेल्स यूज बाय टर्निंग मशीन, वही जो तुम्हारे इसके अंदर होता है कि कितना स्पेस यूज किया जाता है किसी भी एल्गोरिथम के थ्रू। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब देखा, टर्निंग मशीन को वर्क करने के लिए कितनी मेमोरी और टेप यूज किया गया है उसको हम कहेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि हैश टेबल लुकअप होता है वैसे। नेक्स्ट है तुम्हारा, आई होप सो तुम्हें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा और बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो तुम समझ सकते हो ना कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है, एफिशिएंसी देता है तुम्हारी टर्निंग मशीन की। टाइम मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर तुम्हारा जो टर्निंग मशीन है उसने काम पूरा कर दिया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी टेप की या फिर डिस्क की यूज की है तुम्हारे टर्निंग मशीन ने एन इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं दोनों इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम और नॉन डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम। डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम मतलब क्या, कंप्यूटर गिव्स सेम आउटपुट फॉर सेम इनपुट एवरी टाइम, मतलब देखो ये एक कंप्यूटर है और इसको मैंने इनपुट में दिया ए, तो ये हमेशा आउटपुट में ए ही देगा, तो इसको हम कहेंगे डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम। ये पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व किया जाता है, जैसे कि सॉर्टिंग हो गई, एग्रीगेशन हो गई, वो इसके एग्जांपल हो गए। और नॉन डिटरमिनिस्टिक के अंदर क्या होगा, अगर तुम सेम इनपुट भी दोगे, जैसे तुमने ए दिया है तो कभी कभी A1 आएगा, कभी कभी A2 आएगा, कभी कभी A3 आएगा, तो ऐसे मल्टीपल क्या हो सकते हैं, सेम इनपुट गिव डिफरेंट आउटपुट, यानी कि सेम इनपुट देने के बाद भी डिफरेंट आउटपुट आता है, ठीक है। नॉट सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम, यानी कि ये कभी कभी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होता है, तो इसके फेजेस क्या है, गेसिंग एंड वेरीफाई, मतलब तुम्हें गेसिंग करना है और वेरीफाई करना है, ये इसके फेजेस है, ठीक है। आई होप तुम्हें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई होगी। उसके बाद पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब क्या, प्रॉब्लम विद नॉन डिटरमिनिस्टिक एंड डिटरमिनिस्टिक, तो तुम समझ गए ना। डिटरमिनिस्टिक मतलब क्या, एक कंप्यूटर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट देगा, बट नॉन डिटरमिनिस्टिक मतलब क्या, एक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट्स मिल सकते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक। वो दो फेजेस में काम करता है, वो रह गया था। नॉट सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम, पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं किया जाता, और इसके फेजेस कौन से, गेसिंग एंड वेरीफाइंग, मतलब गेसिंग मतलब क्या, पहले तो वो गेस करेगा कि जो तुम्हारा इनपुट है उसके ऊपर क्या प्रोसेस करनी है, और वो जब गेस कर देगा उसके बाद वेरीफाई करेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, और जब मल्टीपल उसके जो आउटपुट्स आएंगे तब वो वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये नॉन डिटरमिनिस्टिक टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हमने पीछे देखा कि प्रॉब्लम विद बाउंडेड सॉल्यूशन, यानी कि दो प्रॉब्लम्स रहेंगे और उनका जो सॉल्यूशन है वो बाउंडेड रहेगा, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। और नॉन पॉलिनोमियल मतलब क्या, नॉट टाइम बाउंडेड, यानी कि कोई टाइम की बाउंडेंसी नहीं है या फिर कोई दो एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल मतलब क्या, बाउंडेशन होना, उसको कोई बाउंडेड है, वो किसी टाइम की, मतलब इस टाइम के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ऐसे कुछ तो बाउंडेशन उसके पास है। और नॉन पॉलिनोमियल मतलब क्या, नॉन टाइम बाउंडेड अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट, मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो बाउंडेड नहीं है और अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट है, क्योंकि टाइम बाउंडेड नहीं है, कितने भी टाइम में वो हो सकता है। अब पॉलिनोमियल के दो होते हैं, जो नॉन पॉलिनोमियल उससे हमें कुछ नहीं करना है, हमें पॉलिनोमियल से काम है। पॉलिनोमियल के दो होते हैं, पी क्लास और दूसरा होता है एनपी क्लास। एनपी क्लास को फिर से डिवाइड किया जाता है एनपी कंप्लीट के अंदर और एनपी हार्ड के अंदर, ठीक है। अब पहले हम जाएंगे पी क्लास के ऊपर, जो कि डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन के थ्रू सॉल्व किया जाता है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। सॉल्व इन टाइम O ऑफ n के वर्स्ट केस, ये वर्स्ट केस है तुम्हारी कि इस टाइम के अंदर कम से कम जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसको हम ट्रैक्टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रैक्टेबल कह सकते हैं। इसको
रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी एल डैश एल एल कैन बी डिसाइडेड बाय डिटरमिनिस्टिक टाइम ओ एन ऑफ के टाइम फॉर के कॉन्स्टेंट। अब ये जो पी क्लास होता है वो प्रैक्टिकली फिजिबल होता है, मतलब हम इसको एक्चुअल में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट यूनियन एक्सेट्रा, ये जो इसके ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं कॉम्प्लीमेंट यूनियन, उसके अंदर ये पी क्लास यूज की जाती है। सबसेट ऑफ एनपी प्रॉब्लम, यानी कि ये जो पी क्लास है वो क्या है, सबसेट है तुम्हारे एनपी प्रॉब्लम का। पी क्या है, सबसेट है तुम्हारे एनपी प्रॉब्लम का, मतलब ये पी है और ये सबसेट रहेगा तुम्हारे एनपी का, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट लीनियर सर्च, ये इसके एग्जांपल है। तो पी क्लास क्या होता है तुम्हारा, ये तुम्हें याद रखने वाली चीज है, इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन तो नहीं आने वाला, ठीक है। पी क्लास मतलब क्या, सॉर्ट बाय डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम। कोई भी सॉल्यूशन जो पी क्लास के अंदर आता है वो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन यूज करके सॉल्व किया जाता है, जो कि ओ ऑफ एन के वर्स्ट केस है, इसके अंदर तो सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एल कैन बी डिसाइडेबल बाय डिटरमिनिस्टिक टाइम ओ ऑफ एन के टाइम फॉर के कांस्टेंट्स। और के क्या है वहां पे, मतलब ओ ऑफ एन रेज़ टू के टाइम के अंदर वो तुम्हें क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये प्रैक्टिकली फिजिबल होता है अंडर कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इसके अंदर वो क्लोज होता है। मतलब ये एक बार अच्छे से समझो कि पी एल 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 कैन बी डिसाइडेबल बाय डिटरमिनिस्टिक, मतलब एल कैन बी डिसाइडेड बाय डिटरमिनिस्टिक, सिर्फ डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन टाइम ओ एन ऑफ के टाइम फॉर के कांस्टेंट, मतलब इस टाइम के अंदर से अंदर तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये डिटरमिनिस्टिक है, टाइम बाउंडेड है, ठीक है। दैट्स व्हाट। उसके बाद एनपी क्लास, एनपी क्लास मतलब क्या, नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम ऑल डिसीजन प्रॉब्लम्स, यानी कि इसके अंदर जितने भी डिसीजन प्रॉब्लम्स होते हैं वो एनपी क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है। नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम इसको हम कहेंगे, ठीक है। गिवन सॉल्यूशन कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम, मतलब जो सॉल्यूशन है वो वेरीफाइड हो सकता है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। नॉन डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन पीटी पॉलिनोमियल टाइम, मतलब जो नॉन डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन है वो क्या कर सकता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। हाँ मतलब देखो, एक बार देखो, गिवन सॉल्यूशन कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम, मतलब कभी कभी क्या होता है, जो तुम्हारी नॉन डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन है वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं गिवन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। ऐसा नहीं हमेशा कि वो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, कभी कभी वो सॉल्व भी हो सकते हैं। तो गिवन सॉल्यूशन कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम, मतलब देखो जो सॉल्यूशन है वो पहले हम वेरीफाइड करेंगे पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, तभी वो बोलेंगे कि जो नॉन डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि नहीं पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। तो जो लैंग्वेज एल होती है वो एनपी है, यानी कि एनपी क्लास है अगर एग्जिस्ट सर्टिफिकेट्स फॉर एस इन इंस्टेंसेस, मतलब देखो ये तुम्हारी टर्निंग मशीन है और उसके ऊपर तुम प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर तुम प्रोसेस कर रहे हो और उसका एक इंस्टेंस है, उसका क्या है, एक इंस्टेंस है। तो पहले क्या होगा, इस इंस्टेंस को देने के लिए एक सर्टिफिकेट रहेगा, मतलब वैलिडेशन, सर्टिफिकेट मतलब वैलिडेशन रहेगा कि हाँ भाई एग्जिस्ट सर्टिफिकेट फॉर एस इंस्टेंस, मतलब अगर ये जो इंस्टेंस है वहाँ ये जो इंस्टेंस है ये ऑक्योर हुआ है, ये दिखाने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर वैलिडेशन मिलेगा। तो ऐसा होगा तभी तुम्हारी जो लैंग्वेज एनपी है वो क्या है, एनपी है, जो तुम्हारी लैंग्वेज है वो एनपी है। डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन कैन वेरीफाई सर्टिफिकेट इन पॉलिनोमियल टाइम, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है उसको जो पॉलिनोमियल टर्निंग मशीन है जिसके ऊपर जो डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन है वो उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर पाएगा। सेट 3 सेट हैमिल्टन साइकिल क्लिक प्रॉब्लम आर इट्स एग्जांपल, ये उसके एग्जांपल है, ठीक है। मतलब देखो लैंग्वेज एल एनपी कब है, लैंग्वेज एल एनपी क्लास के अंदर कब है, जब भी तुम कोई लेट्स से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे या फिर कोई भी टर्निंग मशीन को यूज करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर एक इंस्टेंस आएगा, अगर वो इंस्टेंस करेक्ट है तो वो यस आएगा, और अगर वो यस आया तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक वैलिडेशन मिलेगा। अगर ऐसा सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करता है तभी तुम्हारी लैंग्वेज एनपी क्लास है, और अगर उस सर्टिफिकेट को जो तुम्हारी टर्निंग मशीन है डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन अगर उसने भी वेरीफाई कर लिया तभी तुम्हारी लैंग्वेज एल एनपी प्रॉब्लम है, नहीं तो वो नहीं है। सो दैट इज योर पी क्लास एंड एनपी क्लास। इसके आगे हम इसका डिफरेंस देखेंगे और फिर एनपी क्लास हार्ड और एनपी क्लास कंप्लीट के बारे में देखेंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। और एनपी क्लास के एग्जांपल क्या है, सेट 3 सेट हैमिल्टन साइकिल क्लिक प्रॉब्लम, ये तुम्हारे एनपी क्लास के एग्जांपल है। लेट्स गो विद द डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम्स, मतलब पी क्लास प्रॉब्लम्स और एनपी क्लास प्रॉब्लम्स के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर एक और उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखो पी प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ऐसे डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम से या फिर डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन से सॉल्व हो जाएंगे इन द पॉलिनोमियल टाइम। बट एनपी क्लास प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो कि नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम के बीच में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे एनपी प्रॉब्लम्स, ठीक है। द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू पी क्लास इज इजी टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, यानी कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो बहुत ईजी हो जाएगा। द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू एनपी इट्स इजी टू चेक अ सॉल्यूशन दैट मे हैव बीन वेरी टेडियस टू फाइंड, मतलब ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना ही बहुत मुश्किल है जिसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है इन द एनपी प्रॉब्लम्स। तो मतलब पी प्रॉब्लम्स क्या है तुम्हारे, इट इज सेट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम बाय डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम्स, यानी कि डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम्स का यूज करके तुम क्या कर सकते हो उस प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। बट एनपी के अंदर वैसा नहीं है, एनपी के अंदर उस पॉलिनोमियल टाइम के अंदर तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, उसके बाद द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू इजी टू सॉल्व, और ये क्या है, थोड़ा सा हार्ड है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन वेरीफाइड पॉलिनोमियल टाइम, वो ही हमने डेफिनेशन के अंदर भी देखा कि जो पी प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक वेरीफाइड पॉलिनोमियल टाइम के अंदर क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बट जो तुम्हारी एनपी क्लास प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉल्यूशन टू एनपी प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी ऑब्टेन इन पॉलिनोमियल टाइम, यानी कि ये पॉलिनोमियल टाइम के अंदर आते नहीं है, उसके अंदर वो सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे, उसके अंदर क्या होंगे, वो सॉल्व भी नहीं होंगे। इट कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम, ये वेरीफाई हो सकती है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, पर सॉल्व नहीं हो सकते। सॉल्व होने में और वेरीफाई होने में बहुत फर्क है, सॉल्व होने में और वेरीफाई होने में बहुत फर्क है। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल टाइम है उसके अंदर जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो वेरीफाई हो सकता है बट सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। द पी प्रॉब्लम्स आर सबसेट ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स, ठीक है। पी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, तुम्हारे एनपी प्रॉब्लम्स के सबसेट रहेंगे, यानी कि पी अंदर आएगा उसके ऊपर एनपी आएगा। एनपी तो एनपी क्या रहेगा, सुपर सेट रहेगा, वाइस वर्सा, मतलब अगर पी उसका सबसेट है तो एनपी क्या रहेगा तुम्हारा, सुपर सेट रहेगा, और कुछ बड़ी बात नहीं। इट इज नोन वेदर पी इज इक्वल टू एनपी, हाउएवर मेनी प्रॉब्लम्स आर नोन इन एनपी विद द प्रॉपर्टी दैट इफ दे बिलोंग टू पी देन इट कैन बी प्रूव्ड दैट पी इज इक्वल टू एनपी। मतलब ऐसे कई प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसके लिए अगर हमने प्रूव कर दिया कि पी इज इक्वल टू एनपी है, मतलब देखो that if they belong to P, many problems are known in NP with the property that they belong to P। मतलब देखो NP के अंदर भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो P से बिलोंग करते हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे कि वो P से बिलोंग करते हैं, तो उसी टाइम पे तुम कह सकते हो P is equal to NP। if P is not equal to NP then there are problems in NP that are neither in P or not in N-complete, यानी कि वो N-complete में भी नहीं रहेंगे और P के अंदर भी नहीं रहेंगे। all problems are deterministic in nature, वो हम देखेंगे आगे NP complete के अंदर। और जो P प्रॉब्लम्स रहते हैं वो डिटरमिनिस्टिक रहते हैं, और यहाँ पे जो NP प्रॉब्लम्स होते हैं वो नॉन डिटरमिनिस्टिक रहते हैं। इसका एग्जांपल दिखा है सिलेक्शन सॉर्ट, लिनियर सर्च, और इसका लिखा है TSP नैपसैक प्रॉब्लम। और आगे हम देखेंगे वो जो तुम्हारा एनपी कंप्लीट है और पीएनपी हार्ड है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। लेट्स गो। अब देखो एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट के बीच में क्या मतलब रिलेशनशिप है वो देखो। अगर देखो एक मिनट, ये इधर जो हम बोल रहे थे ऊपर कि अगर पी क्लास एनपी क्लास की इक्वल नहीं है तो जो एनपी हार्ड है वो तुम्हारा ऊपर रहेगा, और जो एनपी कंप्लीट और एनपी है वो दोनों एक साथ डिवाइड हो जाएंगे। बट जब तुम्हारा पी इक्वल टू एनपी रहेगा ना, जब तुम्हारा पी इक्वल टू एनपी रहेगा, ठीक है, जब तुम्हारा पी इक्वल टू एनपी रहेगा तब पी इक्वल टू एनपी कंप्लीट। बट जब तुम्हारा पी इज नॉट इक्वल टू एनपी तब पी और एनपी कंप्लीट बिल्कुल एक जैसे नहीं रहेंगे, पी और एनपी कंप्लीट बिल्कुल एक जैसे नहीं रहेंगे। मतलब देखो ये क्या कह रहा है, लेट्स से इसका कहना ऐसा है, एक मिनट, देखो इसका कहना क्या है, ये द्वारा किया हुआ है, ठीक है। इसका कहना क्या है कि पी, ये जो पी है इज नॉट इक्वल टू एनपी कंप्लीट, ठीक है। मतलब देखो जब भी तुम्हारा प्रॉब्लम P इज नॉट इक्वल टू NP रहेगा, जब भी तुम्हारा P क्लास NP क्लास के इक्वल नहीं रहेगा, तब जो NP कंप्लीट है वो भी P के इक्वल नहीं रहेगा, P का सेट नहीं रहेगा, वो एक जैसे नहीं रहेंगे। NP अलग रहेगा और NP कंप्लीट अलग रहेगा। बट और वो जो NP कंप्लीट है वो NP हार्ड के अंदर आएगा। बट जब P और NP दोनों एक जितने रहेंगे, मतलब एक इक्वल रहेंगे P और NP, जब वो इक्वल रहेंगे तब जो तुम्हारा P है इक्वल टू NP और इक्वल टू NP कंप्लीट रहेगा, वही यहाँ पे लिखा है जो रिलेशनशिप है वो, और NP हार्ड तो अलग ही रहता है, ठीक है। अब हम P NP कंप्लीट और NP हार्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स गो विद दैट। NP hard problem say X can be solved if and only if there exists NP complete problem say Y can be reducible into X in polynomial time। मतलब देखो NP hard problems का कहना क्या है, लेट्स से X नाम का एक NP hard problem हमारे पास है, can be solved if only if there exists NP complete problem say Y can be reducible into X। मतलब देखो लेट्स से एक मिनट, नहीं ये ठीक है, ये इधर एक मिनट, ठीक है। लेट्स से तुम्हारे पास X नाम का क्या है, एक NP हार्ड प्रॉब्लम है। X क्या है, एक प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, वो हार्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉल्व इफ ओनली, यानी कि ये जो NP कंप्लीट प्रॉब्लम NP हार्ड प्रॉब्लम है वो तभी सॉल्व होगा, ये जो X है वो तभी सॉल्व होगा जब उसके लिए ये जो Y है, उसके लिए ये जो Y है जो कि क्या है, ये NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, ये जो Y क्या है NP कंप्लीट प्रॉब्लम है। X क्या है NP हार्ड प्रॉब्लम है, Y NP कंप्लीट प्रॉब्लम है। NP हार्ड प्रॉब्लम तभी सॉल्वेबल रहेगा जब ये जो Y है ना वो इस X के साथ रिड्यूसेबल रहेगा, ठीक है। मतलब देखो एक बार फिर से समझो, नहीं ये कट हो गया, हाँ ठीक है। लेट्स से तुम्हारे पास X NP हार्ड प्रॉब्लम है, Y NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, तो ये X तभी सॉल्वेबल रहेगा जब ये रिड्यूसेबल रहेगा टू ये Y, जो Y क्या है NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। और NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम, वो तो बहुत सिंपल है कि वो ऐसे ही होते हैं, जो नॉर्मल NP होता है वही NP कंप्लीट होता है, जो डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम यूज के सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट मस्ट बी NP प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, वो NP प्रॉब्लम होना चाहिए। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट मस्ट बी बोथ NP एंड NP हार्ड प्रॉब्लम, यानी कि NP कंप्लीट को सॉल्व करने के लिए तुम्हारा प्रॉब्लम NP हार्ड भी होना चाहिए और NP भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम इट इज नॉट डिसीजन प्रॉब्लम, और ये क्या है एक्सक्लूसिवली डिसीजन प्रॉब्लम, यानी कि जो तुम्हारा NP कंप्लीट है वो क्या है तुम्हारा डिसीजन प्रॉब्लम है, और NP हार्ड क्या है तुम्हारा नॉन डिसीजन प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा एग्जांपल, इसके अंदर हार्टिंग प्रॉब्लम आएंगे, वर्टेक्स वेक्टर प्रॉब्लम आ गए, सर्किट सेटिस्फिसिबिलिटी प्रॉब्लम आ गए, ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तुम्हारे इसके अंदर आते हैं NP हार्ड के अंदर। और इसके अंदर आते तुम्हारे इसके अंदर आएंगे तुम्हारी मीन स्क्वायर प्रॉब्लम, डिटरमाइनिंग वेदर ग्राफ हैज हैमिल्टन साइकिल, मतलब जो हैमिल्टन साइकिल है वो है कि नहीं प्रेजेंट, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। मतलब ये प्रॉब्लम्स होते हैं तुम्हारे NP कंप्लीट और NP हार्ड के बीच में। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए NP हार्ड की डेफिनेशन एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो X नाम का NP हार्ड प्रॉब्लम है और Y नाम का NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, तो ये X तभी सॉल्वेबल रहेगा जब ये X रिड्यूस हो सकता है Y को, ठीक है। जब ये रिड्यूस हो सकता है Y को तभी ये क्या करेगा, सॉल्वेबल रहेगा, ठीक है। और NP कंप्लीट प्रॉब्लम मतलब क्या है, जो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम यूज के सॉल्व हो जाए उसको हम NP कंप्लीट कह लेंगे। सॉल्यूशन इसका मस्ट बी NP प्रॉब्लम, बट इसका सॉल्यूशन तभी रहेगा जब NP और दोनों रहेंगे, NP और NP हार्ड दोनों रहेंगे तभी। इसका नेचर क्या है, डिसीजन है, इट इज नॉट अ डिसीजन, और ये एक्सक्लूसिवली मतलब प्योरली डिसीजन प्रॉब्लम है। इसके हार्टिंग प्रॉब्लम हो गया, इसका हैमिल्टन साइकिल हो गए, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अभी इसके अंदर हमें क्या दिखना है,
ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिथम देखना है, आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो, मतलब कोई एक आधा वीडियो बना दूंगा छोटा सा 4-5 मिनट का। ट्रैवलिंग थीसिस एक एल्गोरिथम होता है, ट्रैवलिंग पर्सन एल्गोरिथम होता है तुम्हारे टीओसी के अंदर, उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बाद में लेंगे, या फिर जब तुम्हारा पीवाईक्यू सेक्शन चलेगा उसके अंदर मैं उसको ले लूंगा। मुझे याद दिला देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि तुम्हें टर्निंग जो सेल्समैन एल्गोरिथम बाकी है वो हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो लेट्स गो, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जो कि तुम्हारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये क्या आस्क करता है, तुम्हें एक सिटीज़ की लिस्ट दी जाएगी, मतलब तुम्हें 4-5 सिटीज़ की एक लिस्ट दी जाएगी, तब तुम्हें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बिटवीन ईच पेयर, मतलब देखो अगर तुम्हारे पास ए सिटी है, बी सिटी है और सी सिटी है, तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितना ट्रैवल के लिए कितना एक्सपेंस लगा या फिर कितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट करना है, और तुम्हें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टूर शोधनी है, मतलब इन तीनों में से ऐसी कौन सी भी टूर जाएगी, मतलब सी से बी जाओगे या फिर बी से ए पहले जाओगे या फिर ए से बी पहले जाओगे, ऐसे पाथ तुम्हें ढूंढनी है जिसकी वजह से तुम स्टार्टिंग सिटी में सबसे कम समय के अंदर रिवर्स हो जाओगे, उसको तुम कहोगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। मतलब देखो, गिवन अ लिस्ट ऑफ सिटीज, द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बिटवीन ईच पेयर, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टूर दैट विजिट्स ईच सिटी एक्जैक्टली वंस एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग सिटी। मतलब हर सिटी को तुम्हें एक बार विजिट करना है हर सिटी को, और स्टार्टिंग सिटी में कम से कम प्रॉब्लम के अंदर टाइम के अंदर वापस आ जाना है, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, यानी कि तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, एंड वन ऑफ द मोस्ट क्या है वो, एक मिनट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, हाँ ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनपी हार्ड प्रॉब्लम है इन योर कंप्यूटर साइंस। इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। मतलब देखो, जो वो होता है वो एक्चुअली ग्राफ्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे कोई एक मिनट, सॉरी स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। तो देखो, जो इसका एक्चुअल है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, वो कोई एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता कि वो इंसान जा रहा है, वो होता है तुम्हारे ग्राफ के ऊपर। तो तुम्हें क्या लिखना है, कंप्लीट ग्राफ वेयर इज द सेट ऑफ सर्कल, इट इज द सेट ऑफ सिटीज, मतलब जो नोड रहेंगे वो सिटीज रहेंगी, जो एज रहेगा वो क्या रहेगा, पेयर रहेगा सिटीज। लेट्स से ये तुम्हारा एक ग्राफ है, ठीक है, ये तुम्हारा एक ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये जो नोड है वो सिटी है, और ये जो एज है वो क्या है, पेयर है उन दोनों के बीच में, और वेट क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर कोई वेट दिया, जैसे इसके ऊपर 2, इसके 1, इसके ऊपर 3, तो वो क्या रहेगा, उसका डिस्टेंस रहेगा, दैट इज योर इनपुट। और आउटपुट में क्या आएगा, एक परमिशन ट्योर आएगा जिसका मिनिमल कॉस्ट आएगा, जैसे कि हम मिनिमल टाइम स्पैनिंग ट्री ढूंढते हैं, वैसे मिनिमम कॉस्ट किस टूर का आएगा वो हमें ढूंढना होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है वो हम देखते हैं। वाई TSP इज इंपॉर्टेंट, इट मॉडल्स रियल वर्ल्ड राउटिंग, मतलब रियल वर्ल्ड की जो राउटिंग होती है नेटवर्किंग में, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स में इसका यूज किया जाता है। क्लासिकल एग्जांपल होता है इसका कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी में के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, और एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसलिए जो तुम्हारा TSP है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे किसी काम की नहीं है, बट अगर तुम्हें याद रखनी है तो तुम याद रख सकते हो कि TSP एक DSP वर्जन इज NP, मतलब NP का एक डिसीजन वर्जन है, ऑप्टिमाइजेशन वर्जन इज NP हार्ड। इसका जो ऑप्टिमाइजेशन वर्जन है वो NP हार्ड है। देयर इज नो पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन अनलेस P इक्वल टू NP, यानी कि इसका कोई पॉलिनोमियल सॉल्यूशन नहीं है जब तक P NP के इक्वल हो जाए। ब्रूट फोर्स कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसकी। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग हेल्ड ग्राफ, ये किसी काम का नहीं है, बट अगर तुम्हें याद रखना है तो रख लो। टाइप्स इसके नहीं आते हैं, बट फिर भी चलो लिख देते हैं कि सिमेट्रिक TSP के अंदर क्या होगा, जो डिस्टेंस रहेगा सेम बोथ वेज, यानी कि दो जो नोड्स रहेंगे उसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। असिमेट्रिक के अंदर डायरेक्शन जो वन वे स्ट्रीट रहती है वो सेम रहती है, मतलब लेट्स से ये तुम्हारी 3 नोड्स हैं, तो इसके बीच में सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। असिमेट्रिक के अंदर जो वन वे स्ट्रीट है वो सेम रहेगी। और वेट्स, और मैट्रिक TSP के अंदर क्या होता है, वेट्स फॉलो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना इसके अंदर इनइक्वालिटी शो की जाएगी अगर तुम्हारा मैट्रिक TSP है तो। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम याद रखना है, आके भी 2-3 मार्क के लिए आता है और ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल्स क्या है। लेट्स से तुम्हारे पास 4 सिटीज दी गई है ABCD, हम इसको डायग्रामेटिकली भी बनाएंगे। चलो तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो हम एग्जांपल को 1 बाय 1 देखते हैं और एग्जांपल को हम कंप्लीट भी करेंगे। तो हमारे पास 4 सिटीज है ABCD, ये हमारी 4 सिटीज हो गई ABCD। अब उसका डिस्टेंस क्या है, A से लेके B का 4 है, चलो ठीक है, A से लेके B का 4 है, ठीक है। उसके बाद A से लेके C का 6 है, ठीक है। अब A से लेके D का ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है, ठीक है। A से B का 4 है, A से C का 6 है, A से D का 7 है, ठीक है, ये 7 है। उसके बाद B से C का 2 है, यानी कि ऐसे भी एक जा रहा है वो 2 है। उसके बाद B से D का 5 है, ठीक है, और C से D का 3 है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ क्रिएट, ये तुम्हारा ग्राफ है। अब इसमें पॉसिबल टूर क्या हो सकती है, मतलब तुम कोई भी एल्गोरिथम यूज करके वो फाइंड कर सकते हो। तो इसका पॉसिबल टूर क्या रहेगा, A से लेके B, मतलब जिसकी वजह से हमें मिनिमम टाइम लगेगा। तो हम A से B जाएंगे मतलब 4 प्लस C जाएंगे मतलब 6, उसके बाद D जाएंगे, D 6 मतलब 6 और 3 9 और उसके बाद फिर से A, 9 के बाद फिर से A के लिए A से D तक क्या था 7, तो 9 16 इज योर कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या आएगी तुम्हारी 4 + 2 + 3 7। ये हो गया तुम्हारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मतलब तुम वही फाइंड कर सकते हो और कुछ नहीं फाइंड करना। तो ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया, ठीक है। नाउ अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स, ये तो तुम्हारे कोई काम के ही नहीं है, तो हम इसको स्किप करें, मत पढ़ो, पढ़ना भी मत। और एप्लीकेशंस क्या इसके, डिलीवरी एंड कुरियर राउटिंग, फ्लाइट एंड ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूलिंग, DNA सीक्वेंसिंग, रोबोट पाथ प्लानिंग, ये जो तुम्हारे सारे है ना वो तुम्हारे क्या हो गए, DNA सीक्वेंसिंग, रोबोट पाथ प्लानिंग, नेटवर्क डिजाइन एंड कम्युनिकेशन, मतलब नेटवर्किंग और उसके अंदर वो यूज होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर योर सेल्समैन ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिथम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय, थैंक यू।
थैंक यू, बाय बाय।